टाकुटो अपने जमाने का एक सर्टिफाइड नमूना था, पर एक दिन वो अपनी फेवरेट गेम के अंदर रीइंकार्नेट होता है और अपनी क्रश से मिलता है। पर किसी को ये पता नहीं था कि टाकुटो इस बार रूइन किंग के रूप में रीइंकार्नेट हुआ है, जो कि भविष्यवाणी के अनुसार इस पूरे वर्ल्ड को ही खत्म कर लेगा। स्टोरी की शुरुआत में हम टाकुटो को देखते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल में बस पड़ा ही होता है। वो मरने का कगार पे था और वो दिन भर बस एक ही गेम को खेलता था, जिसका नाम था इटर्नल नेशन। अचानक से एक दिन वो भगवान को प्यारा हो चुका था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक घने फॉरेस्ट में था और वो एक थ्रोन पर बैठा हुआ था। उसे पता चल चुका था कि वो उसी गेम के अंदर रीइंकार्नेट हो चुका है जिसे कि वो खेलता था, यानी कि इटर्नल नेशन। उसके सामने से एक अजीब सी क्यूटी सी एल्फ आती है। टाकुटो से देखकर ही समझ चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी क्रश ही है, जिसका नाम की आटो होता है। वो आटो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था, पर अभी भी उसका ब्रांडिंग नहीं कर पा रहा था और ना ही तो उसे इस बारे में पता था कि आखिरकार उसकी जिंदगी के साथ अभी हो क्या गया है। ये गेम सेम माइनक्राफ्ट जैसी ही थी। उसे पता था कि जो आटो है वो एक हीरो है, यानी कि टाइम के साथ साथ ही इसका लेवल इंक्रीज होता जाता है। वो उसे बोलती है, किंग आप यहाँ पर आ चुके हो, मुझे काफी खुशी हुई। क्या तुम आटो हो ना? मुझे तुम्हारे बारे में पता है। और आटो भी टाकुटो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो उसे बोलती है, हाँ मुझे भी आपके बारे में बहुत कुछ पता है। आप रीजन के नंबर 1 प्लेयर हो, यहाँ तक कि आपने हमारी गेम को हार्डकोर मोड में भी हराया है, यानी कि आप प्रो के भी प्रो हो। टाकुटो इस बात को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपनी ही एकदम सिविलाइजेशन बनाएंगे, एकदम गेम की तरह, और उसके बाद अपने किंगडम को और भी ज्यादा बड़ा करेंगे। टाकुटो के आंखों में आंसू आ चुके थे। वो ऑटो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो लोग सबसे पहले कुछ रोल प्ले करते हैं और कहते हैं दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए। और ये उनकी गेम का एक डायलॉग था, पर जब वो इसे रियल लाइफ में करते हैं तो ये काफी ज्यादा क्रिंज था। वो लोग हंसना शुरू करते हैं और अब टाकुटो भी फाइनली काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। वो ऑटो को बोलता है, ऑटो तो चलो सिविलाइजेशन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले टाकुटो एक पोर्टल को ओपन करता है और वहाँ से वो एक अजीब से प्राणी को समन कर देता है और ये प्राणी जासूसी करने के रूप में काम आता है। वो कहीं भी भाग नहीं रहा था, पर तभी ऑटो उसे बोलती है, जाओ ये तुम्हारे मास्टर है। और अब उस जीप से कीड़े की पैंट गीली हो चुकी थी, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से भागना शुरू करता है और सभी टाकुटो के ऑर्डर्स को फॉलो करना शुरू करता है। टाकुटो को पता चलता है कि जो ये जिंदगी है ये तो सेम एकदम गेम जैसी है, यहाँ तक कि वो कीड़े के विजन को अपने साथ शेयर भी कर सकता है। उसे पता चलता है कि अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 100 माना पॉइंट रह चुके हैं, क्योंकि 100 माना पॉइंट तो उसने उस कीड़े को समन करने के लिए खर्च लिए है और अब उनके पास कोई भी पावर नहीं है। वो लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके आसपास कोई सिविलाइजेशन और भी रहती है या फिर नहीं। ऑटो से बोलती है, मास्टर आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया? अब टाकुटो को धीरे धीरे करके इस बारे में समझ आना शुरू हो चुका था। ऑटो बोलती है, मास्टर सॉरी, इस बार मैं आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास भी माना नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि वो कीड़ा आगे आगे बढ़ना शुरू करता है और फॉरेस्ट की जानकारी करना शुरू करता है। और अब ऑटो भी थोड़ी बहुत डिमोटिवेट हो चुकी थी, क्योंकि वो अपने मास्टर के कोई भी काम नहीं आती। ऑटो निराश मत हो, क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंस ही मेरे लिए काफी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो कीड़ा होता है उसे अचानक से एक डार्क एल्व्स का ग्रुप दिखता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। पुरानी मान्यताओं के हिसाब से डार्क एल्व्स ब्लैक मैजिक करने में काफी ज्यादा अच्छी होती है। और अब उन लोगों को भी इस बारे में पता चल चुका था कि यहाँ पर तो पहले से ही डार्क एल्फ की सिविलाइजेशन यहाँ पर रह रही है, इसीलिए ना चाहते हुए भी उन लोगों को अपनी सिविलाइजेशन कहीं और बनानी होगी। वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, जो हमारी सिविलाइजेशन होगी वो किसी से भी लड़ेगी नहीं। पर तभी अचानक से कुछ डार्क एल्व्स वहां पर आ जाते हैं और वो टाकुटो और ऑटो को भाई लेते हैं। जब ऑटो उन्हें देखती है तो वो अपने एग्रेसिव मूड में आ जाती है। डार्क एल्व्स का लीडर, जिसका नाम कीजिया था, वो आगे बढ़ना शुरू करता है और अब यहाँ पर उनकी पूरी टीम आ चुकी थी। हम फ्लैशबैक को देखते हैं कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर पहुंचे कैसे। वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं, देखो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमें फॉरेस्ट के अंदर जाना ही होगा। और आपस में बातें करते वक्त थी अब वो लोग फाइनली उन तक पहुंच चुके थे। जब वो लोग टाकुटो को देखते हैं तो वो लोग डर चुके थे, क्योंकि टाकुटो का मानना काफी ज्यादा इविल था। डार्क एल्व्स का लीडर, जिसका नाम कीजिया था, वो काफी ज्यादा डर चुका था। वो अपने मन में सोचता है, नहीं लगता है वही है द रूइन किंग। अगर मैंने जरा से भी गलती की तो मेरी टीम और मेरी फैमिली खत्म हो जाएगी। इसीलिए जिया आगे बढ़ता है और घुटने टेक कर टाकुटो के सामने बैठ जाता है। वो उसे बोलता है, हमें माफ करना, हमें पता नहीं था
कि आप यहाँ पर रहते हो। पर तभी ऑटो बोलती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक पहुँचने के लिए, जल्दी से बताओ आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो बोलना शुरू करता है, सॉरी हमें माफ करना। वो अपनी पूरी की पूरी कहानी बताना शुरू करता है। पर तभी ऑटो बोलती है, रूइन किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जल्दी से अपनी स्टोरी शॉर्ट में बताओ। दरअसल हम लोगों को हमारे होम टाउन से निकाल दिया गया है और अब हमारे पास कोई भी खाना नहीं बचा। हमारे साथ बहुत से फीमेल्स और बच्चे भी है, हम लोग मरने के गार पे है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। और अब टाकुटो को भी उन पर काफी ज्यादा तरस आ चुका था, इसीलिए वो उन सभी को एप्पल को दे देता है। उन सभी लोगों ने एप्पल्स को अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था और उसके बाद सभी डार्क एल्व्स उस चीज को खाना शुरू कर देते हैं सिवाय जिया के। ऑटो से बोलती है, आखिरकार तुम इस तोहफे को स्वीकार क्यों नहीं करते। जिया अपने मन में बहुत सोचता है और अपनी ट्राइब्स के बारे में भी सोचता है। वो बोलता है, सॉरी मुझे माफ करना, क्योंकि हमारे और भी साथी है, अगर मैंने इन्हें खा लिया तो उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। टाकुटो से अब काफी ज्यादा खुश हो चुका था, इसीलिए वो उसे बहुत से वेजिटेबल के साथ साथ फ्रूट्स को भी दे देता है। और अब वो सभी डार्क एल्व्स काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि कोई इविल किंग ऐसा भी कर सकता है। और उसके बाद वो लोग बड़े ही खुश होकर वापस जाते हैं और वहाँ पर सभी के सभी लोग उन चीजों को खाना शुरू करते हैं जो कि उन लोगों को टाकुटो ने दी थी। पर जिया अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था, इसीलिए वहाँ पर एल्डर एल्फ वहाँ पर आ चुका था। वो उसे बोलता है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो और जो कुछ भी तुम छुपा रहे हो प्लीज मुझे बता दो। वो उसे टाकुटो के बारे में पूरी की पूरी बातचीत बताना शुरू करता है। मैंने बुक्स में उसके बारे में पढ़ा है, भविष्यवाणी के अनुसार वो हमारे वर्ल्ड को खत्म कर लेगा ताकि वो अपना ही एक नया वर्ल्ड बना पाए। आखिरकार तुमने उसे चीजें क्यों ली। जिया बोलना शुरू करता है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, औरतें और बच्चे बस मरे जा रहे थे, इसीलिए ना चाहते हुए मुझे ऐसा करना पड़ा। अगर तुमने उससे कुछ लिया है तो बदले में वो जरूर तुम्हारी बलि मांगेगा। जिया ये तुमने क्या कर दिया। एल्डर रूइन किंग के सख्त खिलाफ था, पर जिया के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था। मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो आप क्या चाहते हैं, मैं औरतों और बच्चों को मरने दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वहीं हम ऑटो को देखते हैं जो कि टाकुटो पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि टाकुटो ने अपना कुछ ज्यादा ही माना खर्च कर लिया है उन वेजिटेबल को समन करने के लिए। पर वो उसे बोलता है, ऑटो मुझे माना नहीं बल्कि तुम चाहिए। और वो भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। अगले दिन जिया और वो एल्डर एक बार फिर से रूइन किंग से मिलने का फैसला करते हैं, क्योंकि एक बार फिर से अब उनकी सप्लाई खत्म हो चुकी है। पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि एक इंसेक्ट उन पर नजर रखे हुए था। वहीं दूसरी तरफ हम टाकुटो और ऑटो को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे। टाकुटो बोलता है, मैं तुमसे तो अच्छे से बातें कर सकता हूँ पर मैं किसी और से बातें नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक नंबर का इंट्रोवर्ट आदमी हूँ। पर ऑटो बोलती है, कोई बात नहीं किंग, मैं आपके लिए बातें करूंगी और साथ ही साथ में नेगोशिएशन भी। इसे सभी के सभी लोग आपसे डरना शुरू कर लेंगे और ऐसा लगेगा कि आप तुच्छ व्यक्तियों से बातें ही नहीं करते। उसके बाद हम देखते हैं कि अब जिया और वो एल्डर वहां तक पहुंच चुके थे। वो उन लोगों से बात करना शुरू करते हैं। वो उसे बोलते हैं, किंग हमें माफ करना, हमने पहले ही आपसे काफी सारे रिसोर्सेज ले लिए हैं, पर हमारे पास अब कोई भी सप्लाई नहीं बची। प्लीज क्या आप हमारी एक बार फिर से मदद कर सकते हो। और वो उन्हें बोलना शुरू करते हैं, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर लूंगा। एल्डर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उनकी नजरों में जो टाकुटो है वो एक प्योर इवल है, पर फिर भी वो उनकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। मेरे किंग तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार है, पर उसके बदले में हमें कुछ चाहिए। आखिरकार हम आपको क्या दे सकते हैं। तब जाकर उन्हें पता चलता है कि डार्क एल्फ के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। डार्क एल्फ को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रूइन किंग उनकी हेल्प फ्री में कर रहा है, इसीलिए अब कहीं ना कहीं उन लोगों को भी थोड़ा बहुत सस्पिशियस उन पर हो चुका था। इसीलिए वो लोग एक बार फिर से आपस में बातें करना शुरू करते हैं। हम आपको कुछ तो देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऑटो ने बोलती है, आखिरकार तुम्हारे पास मेरे किंग को देने के लिए है ही क्या। और तब जाकर वो अपने सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास तो सच में ही कुछ भी वैल्यूएबल आइटम्स है ही नहीं जो कि वो लोग टाकुटो को दे पाए। उसके बाद वो लोग एक बार फिर से नेगोशिएशन प्लान करना शुरू करते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसे ऑफरिंग देंगे। पर तभी टाकुटो ऑटो को अपने पास बुलाता है और वो थोड़ी बहुत चिढ़ चुकी थी, क्योंकि टाकुटो उन पर कुछ ही तरस दिखा रहा है। मेरे मास्टर ने प्लान किया है कि तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा और वो ही इस पूरे फॉरेस्ट पर राज करेंगे। अब ना चाहते हुए उन लोगों को ऐसा करना ही पड़ता है। इतने में ही जिया कुछ बोलने वाला था, पर तभी एल्डर बोलता है, चुप रहो। और अब इसके बाद वो निराश होकर वहां से जाना शुरू करते हैं। पर तभी टाकुटो को उनके लिए थोड़ी बहुत दया आ चुकी थी। वो उन्हें वापस से बुलाता है। वो उसे बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। ऑटो ने बताती है, मेरे किंग चाहते हैं कि तुम उसकी सिविलाइजेशन का एक हिस्सा बन जाओ। और अब वो लोग फाइनली मान चुके थे, पर इसमें काफी ज्यादा रिस्क होने वाला है। अगर तुमने एक बार हाँ कर ली तो तुम लोग भी इविल में कन्वर्ट हो जाओगे और तुम्हारा ब्रेन पूरे तरीके से वॉश हो जाएगा। ठीक है,
हम लोग सोच कर बताएंगे। उसके बाद वो लोग वापस से अपने गिल्ड वालों के पास जाना शुरू करते हैं। वो लोग बहुत सोचते हैं कि आखिरकार उन लोगों को क्या करना चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि टाकुटो और ऑटो आपस में बातें करना शुरू करते हैं। ऑटो टाकुटो को पूछती है, आखिरकार आपने ऐसा किया ही क्यों? अरे मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि डार्क एल्व्स एकदम न्यूट्रल होते हैं, यानी कि ना तो वो बुरे होते हैं और ना ही अच्छे होते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारी सिविलाइजेशन के लिए। इसीलिए वो भी मान चुकी थी, क्योंकि जहाँ पर इस वक्त टाकुटो है वहाँ पर एक ही स्पीशी रहती है जिसका नाम होमोगली है और वो काफी घटिया से होती है। उसके बाद टाकुटो उनकी विलेज के अंदर जाना शुरू करता है। सभी लोग उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि वो उसके सामने झुक जाते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग तो टाकुटो के ऑरा को देखकर एकदम बेहोश हो चुके थे। ऑटो उन्हें बोलना शुरू करती है, तो आखिरकार तुमने क्या फैसला किया? वो लोग बोलते हैं, हाँ हम ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब सभी लोगों ने फैसला कर दिया था कि वो रूइन किंग के सपोर्टिनेट बनेंगे। उसके बाद वो लोग उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर देते हैं। पर जी अपने मन में सोचने लगता है, हमने तो ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया पर हम तो इविल बने ही नहीं। पर तभी उनसे भी डार्क एल्व्स को वापस से अपना फ्लैशबैक याद आता है। वो जोर जोर से रोना शुरू करते हैं और यहाँ तक कि अब उनके मन में नफरत भर चुकी थी। वो जोर जोर से बोलना शुरू करते हैं, रूइन किंग की जय हो, रूइन किंग की जय हो। और अब वो सभी लोग टाकुटो को कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट करते हैं। और अब फाइनली टाकुटो को इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का एक मैप मिल चुका था। जब वो उसे देखता है तो वो बोलता है, नहीं आखिरकार ये क्या है? उसे पता चलता है कि जिस कॉन्टिनेंट में अभी वो लोग हैं यहाँ पर और भी 2 नेशन रहते हैं, जिनमें से कि पहला किंगडम है हॉली किंगडम और दूसरा किंगडम है एल्फ किंगडम। और अगर गलती से भी इन दोनों बड़े किंगडम को टाकुटो के नए किंगडम के बारे में पता चला तो वो इसे 2 सेकंड में ही राख में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर एक बहुत ही बड़ी बैटल होगी। इसीलिए वो लोग बच्चों की तरह रोना शुरू करते हैं। पर तभी एक बार फिर से वहाँ पर एल्डर और जिया आते हैं, पर इस बार उनके साथ एक और आइटम थी जिसका नाम थी मैले। मैले काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। वो लोग उसे किंग के साथ इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करते हैं और अब किंग भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो लोग अपनी दिक्कतें किंग को बताना शुरू करते हैं। किंग, इस लैंड में ना तो कुछ खाने की लुकता है और ना ही तो यहाँ पर कोई रिसोर्सेज है। उसके बाद वो लोग इसके बारे में चिंतन करना शुरू करते हैं। ऑटो ने बताती है, इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे किंग सब कुछ संभालने वाले हैं। वो लोग टाकुटो के कहने पर अपनी सिविलाइजेशन को बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज बनाना शुरू करते हैं। टाकुटो ने बोलता है, अगर तुम पेड़ काटोगे तो तुम्हें रिफॉरेस्टेशन करना होगा। पर उन लोगों को रिफॉरेस्टेशन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी और तब जाकर टाकुटो को इस बारे में पता चलता है कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पीछे है। यहाँ तक कि इन्हें एलिमेंट के बारे में भी कुछ नहीं पता और ना ही तो उन लोगों को मिलिट्री बेस के बारे में कुछ भी पता था। और अब टाकुटो को इस बारे में पता चल चुका था कि वो कैसे भी करके अपनी सिविलाइजेशन को बना कर रहेगा। वो सबसे पहले अपने मैजिक का यूज करता है और 1 रुपए के सिक्के को बना देता है। तभी मैले उसे बताती है, जो लाल लाल चीज आपने मुझे दी, मैंने उसके सीड को सॉइल में गाड़ दिया और देखो उसका प्लांट भी उगने वाला है। टाकुटो बोलता है, क्या तुमने सेब उगाया? पर तभी ऑटो बोलती है, क्या सेब? पर टाकुटो को तो मेरे संतरे काफी ज्यादा पसंद है। और अब टाकुटो के मन में भी इविल प्लान आना शुरू हो चुके थे। वो अपने मन में बोलता है, अगर मैं इस वर्ल्ड में मैजिक का यूज कर सकता हूँ तो मैं गन पाउडर बनाऊंगा और मिलिट्री बेस्ड वेपन्स भी। पर तभी हम हॉली किंगडम की एक लड़की को देखते हैं जिसे कि विश्वास हो चुका था कि डार्क कॉन्टिनेंट में, यानी कि जहाँ पर टाकुटो रह रहा है, वहाँ पर कुछ तो चल रहा है। अब वहाँ पर प्रीस्ट भी आ चुका था। पर तभी वो लड़की बोलती है, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो क्योंकि लगता है रूइन किंग का जन्म हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ अब हॉली किंगडम को माइनोग्रा के बारे में पता चल चुका है, यानी कि वही जगह जिस वक्त की अभी टाकुटो है। वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सोलेना, जो कि एक प्रोफेशनल सानियन थी, वो अपने बिशप्स और कुछ सोल्जर के साथ आगे बढ़ना शुरू करती है। वो सोल्जर आपस में बोलते हैं, लेडी सोलेना के पास काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर है। इतने में ही वहाँ पर एक गॉब्लिन का झुंड उनके पास आ जाता है। पर तभी सोलेना अपनी मैजिक का यूज करती है और एक ही सेकंड में तकरीबन 100 से भी ज्यादा गॉब्लिन को खत्म कर देती है। और अब उस जगह पर घास उगना शुरू हो चुकी थी। किसी को भी विश्वास नहीं होता किसी सानियन के पास इतनी पावर भी हो सकती है। सोलेना बिशप को बोलती है, आखिरकार आपने डार्क किंगडम के लिए किसे छोड़ा है, क्योंकि वहाँ पर रूइन किंग का जन्म हो चुका है। बिशप कहता है, सेंट्रल चर्च कभी भी इसके लिए आदेश नहीं देगा, इसीलिए मैंने वहाँ पर किसी को भी नहीं भेजा। पर सोलेना बोलती है, लगता है वहाँ पर मुझे ही जाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पर अपने कुछ सोल्जर को भेज देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम माइनोग्रा को देखते हैं और अब सभी के सभी डार्क एल्व्स काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। उन लोगों ने टाकुटो के लिए एक नए थ्रोन को भी बना लिया था और अब वो भी काफी ज्यादा खुश है। पर तभी टाकुटो के पास अब उसके एडमिनिस्ट्रेटर भी आ चुके थे। सबसे पहले वो उसे एक अजीब से सूट को पहनने के लिए देते हैं और लगता है ये सूट उर्फी जावेद से मंगवाया गया था। टाकुटो ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था।
वो हर एक चीज को एंजॉय करना शुरू करता है और मेटो को भी ये देखकर काफी ज्यादा वियर्ड फील होता है। और आज के दिन उन लोगों की एक मीटिंग होने वाली है कि आखिरकार वो लोग अपनी सिविलाइजेशन को आगे कैसे बढ़ाने वाले हैं। उन लोगों की मीटिंग शुरू होती है पर तभी माटो बोलती है आज की मीटिंग मुझे ही कंटिन्यू करनी होगी क्योंकि मेरे मास्टर अभी थोड़े बिजी है। वो लोग अपनी मीटिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले एल्डर बोलता है हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, इसीलिए सबसे पहले हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे। इतने में ही माटो बोलती है अगर ऐसा है तो उसकी कोई बात नहीं है क्योंकि मेरे मास्टर ने एक नई चीज को उत्पन्न किया है। वो सबसे पहले उनके सामने एक अजीब सी चीज को समन कर देती है और ये एक फ्लैश ट्री था, यानी कि ये चीज खुद ही ह्यूमन फ्लैश को बनाती है। वो उसे बोलती है मेरे मास्टर ने इस चीज को बनाया है और ये काफी खतरनाक है क्योंकि ये इंसानी फ्लैश को खुद ब खुद बना देती है। पर तभी एमले बोलती है लगता है ये काफी ज्यादा डरावना है क्योंकि किसी भी डार्क एल्फ्स को इंसान खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर माटो ने समझाने की कोशिश करती है कि जो ये ह्यूमन फ्लैश है ये सैम एप्पल के जैसे ही नजर आने वाला है। उसके बाद वो लोग ये डिसाइड करते कि आखिरकार वो लोग कैसे अपने नेशन को और भी ज्यादा बिल्ड करेंगे। एल्टर बोलता है आखिरकार हमें सबसे पहले किस तरह की मैजिक को प्रोड्यूस करना होगा। ऑफ कोर्स हमें सबसे पहले मिलिट्री मैजिक का यूज करना चाहिए। इस वक्त जो आप मैजिक का यूज कर रहे हो वो एक बार में तकरीबन 100 आदमियों को मार सकता है, पर मिलिट्री लेवल का मैजिक तकरीबन एक बार में ही पूरी की पूरी आर्मी को खत्म कर सकता है। यहाँ तक कि हम उसे अर्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब एल्डर इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। क्या वो इतना खतरनाक है? हाँ वो इतना ही खतरनाक है। पर तभी टाकुटो बोलता है एक आर्मी को प्रोड्यूस करना रिसोर्सेज की बर्बादी होगी, इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम एक हीरो को उत्पन्न करेंगे। पर लोगों को हीरो के बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी। वो उन्हें बताना शुरू करता है एक हीरो के पास काफी इंसेन अमाउंट में माना होता है, यहाँ तक कि उसके फाइटिंग स्टैट्स भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसीलिए मैंने और मार्टो ने डिसाइड किया है कि हम लोग सबसे पहले एक हीरो को समन करेंगे। पर हीरो को समन करने के लिए सबसे पहले उन लोगों को बहुत सारे क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। पर डार्क एल्फ्स को हीरो के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो लोग बस अपने किंग के हाँ में हाँ मिलाना शुरू करते हैं। और अब वो लोग भी मान चुके थे कि वो लोग सबसे पहले हीरो को समन करने वाले हैं, पर इसके लिए उन लोगों को अजीब अजीब से रिचुअल्स को पूरा करना होगा। अब टाकुटो को पता चलता है कि धीरे धीरे करके उसकी सिविलाइजेशन काफी अच्छे रेट से इंक्रीज कर रही है, यहाँ तक कि अब उसका माना भी बहुत इंक्रीज हो चुका है क्योंकि ये डार्क एल्फ्स सीधे तौर पर टाकुटो से लिंक है। जब जब इनका लेवल अप होगा तभी टाकुटो को भी अपना लेवल अप मिलता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम हॉली किंगडम को देखते हैं। वहाँ पर एक अजीब सा सोल्जर था जिसका नाम की लॉर्डियस था। वो प्रेयर करा था, पर तभी पीछे से वेरमिलियस नाम का एक सोल्जर आता है और वो बोलता है लगता है तुम ही लॉर्डियस हो, क्या तुम ही मेरे पार्टनर हो डार्क किंगडम को खत्म करने के लिए? हाँ वो मैं ही हूँ। लॉर्डियस ने पहले ही वेरमिलियस के बारे में काफी रूमर्स सुन रखे थे कि उसे बातें करने का बिल्कुल भी ढंग नहीं है, और जब वो उसे फेस टू फेस मिल चुका है लगता है वो रूमर बिल्कुल सही है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अरे आखिरकार हमें किस प्रकार की आर्मी मिली है, क्योंकि इस आर्मी में सिर्फ और सिर्फ हम लोग ही प्रो है, बाकी लोग तो दूबड़े हैं। और दरअसल ये लोग डार्क किंगडम को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। वही हम देखते कि अब टाकुटो का साम्राज्य भी धीरे धीरे करके काफी अच्छा हो रहा है। अब उनसे भी डार्क एल्फ्स ने अपने लिए घर को भी बना दिया है, यहाँ तक कि वो लोग अब उस फ्लैश वाले पेड़ से भी नहीं डरा करते। वो उसके साथ नाचना शुरू करते हैं। एमले उसे बताती है हमारा साम्राज्य काफी अच्छा हो रहा है। हम देखते हैं कि उन लोगों ने तो अपने लिए एक मीटिंग हॉल को भी बना लिया है, यहाँ तक कि अब उनके पास एक वाटर रिसोर्स भी कंप्लीट हो गया है। एमले उससे बोलती है किंग मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ आओ। उसके बाद वो लोग फॉरेस्ट की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। टाकुटो को याद आता है कि ये एल्फ्स तो सच में काफी अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि जब वो इनसे सबसे पहली बार मिला था तब इनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं था, पर अब इन लोगों के पास काफी अच्छी अच्छी चीजें कलेक्ट हो चुकी है, इसीलिए वो भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था। तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसीलिए एमले रोना शुरू करती है मास्टर आप तो काफी अच्छे हो, पर वो उसे बोलता है प्लीज तुम रो मत। वो उसे बताना शुरू करती है कि अब हमारी खेती बाड़ी भी काफी अच्छी हो चुकी है और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ आपके दिए गए वेपन से। पर इतने में ही एक पेड़ एमले को बोलता है मुझे खा लो, पर एमले अभी भी उसे काफी ज्यादा डरना शुरू कर लेती है। उसके बाद वो लोग एमले के बनाए गए प्रोजेक्ट के पास जाती है, जो कि एक वाटर प्रोजेक्ट था, पर उस जगह पर अंधकार कुछ ज्यादा ही था, यहाँ तक कि एमले को भी काफी ज्यादा डर लगता है। इतने में हम देखते कि वहाँ पर एल्डर और जिया भी वहाँ पर आ चुके थे। क्या तुम लोग एक बार डीप ब्रेथ कर सकते हो? और जब वो लोग ऐसा करते हैं तो उन लोगों का माना इंस्टेंट बफ हो चुका था। उन लोगों को पता चलता है कि अब जो वो टाकुटो के सिटीजन्स है, इसीलिए उन लोगों को डार्क चीजों से सिर्फ और सिर्फ बफ ही मिलता है। पर
पर तभी एमले बोलती है, मुझे यहाँ पर वाटर प्रोजेक्ट को बनाना था, पर अफसोस अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। पर तभी माटो बोलती है, नहीं ये वाटर एकदम प्यूरिफाई है, यहाँ तक कि वो उसे पी कर भी देख लेती है। और अब सभी लोगों को उस पर विश्वास हो चुका था और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग हीरो को बनाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। पर अभी भी डार्क एल्व्स को हीरो के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, इसीलिए माटो उन्हें बोलती है, लगता है मुझे तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि आखिरकार एक हीरो क्या कर सकता है। वो सबसे पहले अपने कुछ टेंटिकल्स को बाहर निकालती है और एक ही शॉट में तकरीबन 4 पेड़ को खत्म कर लेती है। सभी लोग उसकी इस पावर को देखकर काफी ज्यादा इंसेन हो चुके थे। मैं भी एक हीरो हूँ, पर अभी सिर्फ मेरा लेवल 5 का है और अगर मैं अपनी प्राइम फॉर्म में आ जाऊँ तो मैं काफी खतरनाक हो सकती हूँ। पर तभी टाकुटो कहता है, अरे तुम्हें फ्लैक्स करने की क्या जरूरत थी और तुमने 5 पेड़ को खत्म कर दिया। और अब एल्डर और बाकी लोग काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुके थे अपने नए हीरो से मिलने के लिए। किंग, हमने फैसला किया है कि हम आपके लिए एक फ्लोटिंग कैसल को बनाएंगे। अरे नहीं, मुझे फ्लोटिंग कैसल नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज की बर्बादी है। उन लोगों को इस चीज की शुरुआत जल्दी करनी होगी, क्योंकि उन लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि हॉली किंगडम और एल्फ किंगडम के लोग उनकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म करके बस आगे बढ़ रहे थे ताकि वो लोग रूइन किंग को खत्म कर पाए। और अब आगे वो सभी के सभी लोग कर्ज लैंड की ओर अपने एडवेंचर को शुरू करते हैं। सबसे पहले वैडल लूमियस को बोलता है, अरे लूमियस, क्या तुम्हें पता है आखिरकार मिशनरीज कहाँ हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। दरअसल वो सभी के सभी लोग नॉर्थ में गए हुए हैं और नॉर्थ में भी काफी सारी डिस्ट्रक्शन मची है, क्योंकि वहाँ पर बारबेरियंस ने भी अपने आतंक को मचा लिया है। वो लोग इस बारे में बातें करना शुरू करते हैं क्योंकि वहाँ पर हॉली किंगडम ऑफ कैवेलिया है और वहाँ के सोल्जर्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। पर उन्हीं में से एक सोल्जर जिसका नाम की कार्गो था, वो भी इस चीज को देखकर अब काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अब उनका एक ही मकसद था कि उन लोगों को कैसे भी करके कर्ज कॉन्टिनेंट को ढूंढना है और वहाँ पर रह रहे हर एक आदमी को खत्म कर देना है। पर इस बात पर वो लोग इतना गौर नहीं फरमाते और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। रेस्ट करने के लिए वो लोग एक होटल में रुक जाते हैं। लूमियस और वैडल आपस में बातें करना शुरू करते हैं और आगे जाकर उन लोगों को पता चलता है कि जिस जगह पर वो जा रहे हैं वहाँ पर बहुत से लोगों ने एक विच को देखा है। और लूमियस की इस बात को सुनकर एकदम फट चुकी थी और वो बोलता है, अरे कोई बात नहीं, हम फिर भी वहाँ पर जाएंगे। और अब उन सभी लोगों के मन में अब डर का माहौल बन चुका था, पर उन लोगों को कैसे भी करके वहाँ तो जाना ही था, क्योंकि वो लोग गॉड में काफी ज्यादा बिलीव रखते थे। उसके बाद वैडल लूमियस को समझाना शुरू करता है कि हमारे पास भी बहुत सी ओपी सी मैजिकल पावर है और हम उस विच को खत्म कर पाएंगे। पर लूमियस को अभी भी उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वैडल बोलता है, देखो यहाँ पर हर किसी सोल्जर के पास काफी ओपी सी पावर है, इसीलिए हम कैसे भी करके अपने मिशन को कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद वो अपनी एक बेहतरीन सी स्पीच देता है और बोलता है, हम कुछ भी कर सकते हैं सोल्जर्स। आगे हम टाकुटो और उसके एम्पायर को देखते हैं, जहाँ पर कि डार्क एल्फ टाकुटो को देखने के लिए वहाँ पर आए हैं। टाकुटो तभी आगे बढ़ता है और वहाँ पर वही बहुत से फ्रूट्स थे जिन्हें कि उन लोगों ने फ्लैश ट्री से कलेक्ट करवाया था। टाकुटो वहाँ पर आता है और अपने मैजिक पावर का यूज करके उन फ्रूट्स को उस इंसेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। और डार्क एल्फ इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। पर तभी आटो बोलती है, ये तो मेरे मास्टर की सिर्फ और सिर्फ 1% पावर है, तुम्हें उनकी पूजा करनी चाहिए ताकि हमारा कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा खतरनाक हो जाए। और अब डार्क एल्फ्स के मन में भी टाकुटो की रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे कि टाकुटो के पास यानी कि उनके सरदार के पास इतनी पावर्स भी है। टाकुटो और आटो आपस में बातें करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। उन लोगों को आगे जाकर अपने एम्पायर को और भी ज्यादा बिल्डअप करना होगा और फ्यूचर में जाकर तो वो लोग क्रीपर फार्म और भी बहुत सी अजीब अजीब से फार्म बनाना शुरू कर लेंगे। पर तभी आटो टाकुटो के पास जाती है और वो से पूछती है, अब हमारे पास बहुत सा माना कलेक्ट हो चुका है, तो क्या हम हीरोज को बना सकते हैं? टाकुटो बोलता है, हाँ हम बना सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास काफी ओपी सा माना कलेक्ट हो चुका है, क्योंकि डार्क एल्व्स ने काफी अच्छा काम किया है। सबसे पहले वो लोग डिसाइड करते हैं कि आखिरकार वो सबसे पहले कौन से हीरो को समन करेंगे, क्योंकि मायोग्रा के राज्य में काफी सारे हीरोज थे जो कि काफी ज्यादा ओपी थे और हर किसी हीरोज के पास अपनी एक अलग पावर होती है। पर तभी टाकुटो कहता है, हाँ मुझे पता है कि सभी हीरोज काफी ज्यादा खतरनाक है, पर मैं सबसे पहले समन करूंगा बग्स की रानी ईस्ला को। टाकुटो और उसकी गैंग के पास बहुत से बग्स ऑलरेडी है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले ईस्ला को समन करेगा, जो कि अपने टाइम में बग्स की रानी थी। वो बग्स को सुपरवाइज कर सकती है और उन लोगों को विकसित भी कर सकती है, जिससे कि आगे चलकर उनके ही कॉन्टिनेंट का फायदा होने वाला है। उसके पास काफी ओपी सी पावर थी, पर उन लोगों को अगर अभी अपने किंगडम को और ज्यादा बढ़ाना है तो उन लोगों को कैसे भी करके ईस्ला को ही समन करना होगा। आटो से बोलती है, मास्टर आपके पास तो 999 IQ है,
उनके पास अब बहुत सामान कलेक्ट हो चुका था और अगर वो लोग ईस्ला को भी समन कर लेंगे तो उनके किंगडम में 2 हीरोज हो जाएंगे, एक आटो खुद और एक ईस्ला, और अब उन लोगों को हराना एकदम नामुमकिन सा हो जाएगा। और वहीं अब पैलेडियन एम्पायर के लोग डार्क कॉन्टिनेंट के बॉर्डर तक तो पहुंच चुके थे, पर तभी उन लोगों को अपने सामने एक बहुत बड़ा जायंट ऑर्क मॉन्स्टर दिखता है। सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उनकी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर रात के समय ही निकलते हैं, पर यहाँ पर तो वो लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। पर तभी लूमिनस आगे बढ़ता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और बोलता है, हमारे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसीलिए अकेले ही मैं इसे लड़ूंगा। वो आगे बढ़ता है, वो सबसे पहले अपनी हॉली स्वॉर्ड को वहाँ पर निकालता है और मंत्र जापना शुरू करता है। पैलेडियन एम्पायर के लोग गॉड पर काफी ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसीलिए वो अपनी हॉली स्वॉर्ड आर्ट का यूज करके वो जायंट मॉन्स्टर को एक ही स्लैश में खत्म कर लेता है। इस चीज को देखकर बाकी के सभी सोल्जर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि ल्यूमिनस की पावर तो काफी ज्यादा खतरनाक होती है, यहाँ तक कि कोई सेज ही इस प्रकार के मैजिक को यूज कर सकता है। और उसके बाद अब वो लोग और ज्यादा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब वो लोग धीरे धीरे करके डार्क कॉन्टिनेंट तक पहुंचने वाले हैं। और वहीं हम टाकुटो को देखते हैं जो कि बर्गर खा रहा था, पर तभी आटो से बोलती है, मास्टर आपको कुछ हेल्दी खाना चाहिए। अरे आटो कोई बात नहीं, जब मैं हॉस्पिटल में था तो मैंने बस खास पूसी खाया है। और जब वो आटो की प्लेट को देखता है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सैलेड ही रखा हुआ था, क्योंकि आटो को इस चीज का टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आता है। उसके बाद वो लोग बातचीत करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब उन लोगों का कॉन्टिनेंट काफी ओपी प्रकार से ग्रो कर रहा है। पर तभी आटो बोलती है, मास्टर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी आप किसी अच्छी बात को करते हो तो हमें किसी की नजर लग जाती है और सब कुछ खराब हो जाता है। अरे आटो ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम तो पुराने जमाने की हो। पर तभी अचानक से टाकुटो को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे पता चुका था कि ल्यूमिनस की आर्मी अब धीरे धीरे करके उनके कॉन्टिनेंट की ओर आगे बढ़ रही है और उन लोगों के कॉन्टिनेंट में उनके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक ही विलेज है। पर अभी तक उस विलेज की आदमियों को भी टाकुटो के बारे में कुछ भी पता नहीं है और अब टाकुटो काफी ज्यादा घबरा चुका था, इसीलिए वो आटो को बोलता है, आटो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि आटो अब वहाँ पर निकल जाती है, पर तभी ल्यूमिनस और उसकी आर्मी डार्क कॉन्टिनेंट में आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब आटो उनके सामने आ चुकी थी, पर तभी ल्यूमिनस उसे पूछता है, आखिरकार तुम हो कौन? मैं एक डार्क एल्फ हूँ और हम लोग इस जंगल में रहते हैं। हाँ ठीक है, वो तो मैं समझ गया, पर मुझे कैसे भी करके इस फॉरेस्ट के अंदर रिसर्च करनी है। आपको इस फॉरेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम सभी के सभी डार्क एल्फ बहुत शांति से रहते हैं। पर लूमिनस जिद करना शुरू करता है, नहीं हमें कैसे भी करके रिसर्च तो करनी होगी। आटो से 100 बार बोल लेती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पर वो फिर भी उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता। अचानक से लूमिनस को कुछ तो अजीब सा प्रेजेंस फील होता है और इसीलिए अब वो काफी ज्यादा डर चुका था। वो अपने साथियों को बोलता है, ठीक है अगर ये ऐसा बोल रही है तो मैं वापस से रिक्रूट होना चाहिए। पर अब वैडल और बाकी लोग उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते। वो उसे बोलते हैं, लूमिनस तुम हमारे कमांडर होने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, इसीलिए हम लोग अकेले ही इस फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे। पर तभी लूमिनस घबराते हुए बोलता है, नहीं हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि अब उसे कहीं न कहीं आटो की रियलिटी के बारे में पता चुका था। पर बाकी लोग उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते और वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पर तभी आटो बोलती है, तो इसका मतलब लगता है मुझे अपनी पावर का यूज करना ही होगा। और तभी अचानक से लूमिनस बेहोश हो चुका था और जब उसकी आंखें खुलती है तो अपने हाथों में और अपने चारों ओर सिर्फ और सिर्फ खून को ही पाता है। और जब वो अपने सामने देखता है तो वो देखकर काफी ज्यादा डर चुका था, क्योंकि आटो ने वहाँ खड़े हर एक सोल्जर को अपने टेंटिकल से खत्म कर लिया था और अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता। और वो लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। इतने में लूमिनस बोलता है, वो विच तुम ही हो। और अब आटो अपने रियल फॉर्म में लौट आती है और वो बोलती है, मैंने बहुत कोशिश की नेगोशिएशन करने के लिए, पर अफसोस तुम लोग माने ही नहीं। और टाकुटो भी इस बात को सुन लेता है और वो भी बोलता है, हाँ मुझे लगता है कि ऐसा ही होना था। और अब वैडल काफी ज्यादा घबरा चुका था, इसीलिए अपने साथियों को बोलता है, जल्दी से कोई हेडक्वार्टर लौट जाओ, क्योंकि बाकी लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी शक्ति है। पर तभी कार्गो कहता है, मास्टर इस लड़की ने हमारे हर एक मैसेंजर को खत्म कर लिया। लूमिनस और वैडल इस बात को देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे, पर फिर भी वो लोग आटो से लड़ना शुरू कर देते हैं। आटो ने बोलती है, आखिरकार तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया? अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम लोग आज जिंदा होते। और अब आटो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। लूमिनस और वैडल की भी अब इस चीज को देखकर काफी ज्यादा फट चुकी थी और अब वो बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। और अब लूमिनस काफी ज्यादा घबरा चुका था,
क्योंकि उसकी वजह से आटो उन पर अटैक कर रही है। और अब वैडल भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो लूमिनस को बोलता है, लूमिनस अपने होश में वापस लौटो, हमें कैसे भी करके इसे खत्म करना होगा। वैडल आगे बढ़ना शुरू करता है और अपने साथियों को बोलता है, इस पर एरो चलाओ। उसके बाद वो लोग आटो पर एरो मारना शुरू करते हैं, पर वो एक एस क्लास की डीमन थी, पर उस पर कुछ भी नहीं होता। आटो मुस्कुराना शुरू करती है और अपने टेंटिकल से हर एक एरो को उन्हीं के सामने खत्म कर लेती है। लूमिनस तो डर के कारण कुछ कर भी नहीं पाता, पर तभी वैडल अपनी पूरी करेज को कलेक्ट करता है और अब वो तैयार हो चुका था आटो को मारने के लिए। वो सोचता है कि उसे अकेले ही आटो से मुकाबला करना होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता क्योंकि उन दोनों के पास ही सबसे ओपी पावर है। और अब लूमिनस और वैडल को उसी विच के बारे में याद आना शुरू होता है और अब कहीं ना कहीं उन लोगों को इस बारे में पता चल चुका था कि जो उनके सामने मॉन्स्टर है वो एक विच क्लास की मॉन्स्टर है, जिसे कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्स ही हरा सकते हैं। पर अब वो लोग यहाँ पर घिर चुके हैं और अब वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इतने में आटो बोलती है, अगर तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाते तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। पर तभी वैडल को अब काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वैडल और लूमिनस उस पर चार्ज कर लेते हैं और वो भी अपनी डिवाइन पावर की हेल्प से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रॉयल नाइट्स के पास इतनी पावर होती है कि वो इस जैसे मॉन्स्टर को खत्म कर सके। इसीलिए वो लोग अपनी हॉली स्वॉर्ड लेकर उसके टेंटिकल्स को काटना शुरू करते हैं। और अब आटो भी उनकी इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और उन लोगों ने अपने हॉली स्वॉर्ड से उसके 2 टेंटिकल्स को तो काट लिया था और उनकी हॉली स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक थी। पर आटो को सच में इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो अपने टेंटिकल्स को पैट करना शुरू करती है। वैडल पर यहीं पर नहीं बढ़ता, वो आगे बढ़ता है और एक बार वापस से उस पर चार्ज करता है और लूमिनस भी अब बिल्कुल भी नहीं रुकता। उन लोगों ने साथ मिलकर आटो के 4 टेंटिकल्स को काट लिया था और अब आटो प्लान में आती है कि उसे कैसे भी करके अपने 2 टेंटिकल्स को तो प्रोटेक्ट करना ही होगा। इसीलिए वो उन्हीं में से 2 सोल्जर को हॉस्टेज बना लेती है, क्योंकि उसे पता था कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें काफी ज्यादा इमोशंस होते हैं, इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करेंगे। पर ठीक अलग ही होता है। वैडल लूमिनस को बोलता है, हमें कैसे भी करके इस विच के 2 टेंटिकल्स को काटना होगा, उसके बाद हम जीत जाएंगे। उसके बाद आटो उन दोनों हॉस्टेजेस को उनके सामने रख देती है और वैडल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वो लूमिनस के साथ आगे बढ़ता है और सीधा ही उस पर चार्ज करता है। वो लोग अपनी डिवाइन पावर की हेल्प से उसके 2 टेंटिकल्स को भी काट लेते हैं और साथ ही साथ में अपने दोस्तों को भी। पर तभी आटो बहुत ही क्रीपी वे से मुस्कुराना शुरू करती है और वो बोलती है, मैं तो बस अभी तक तुम्हारे साथ खेल रही थी, मेरे पास तो अनलिमिटेड टेंटिकल्स है। उसके बाद वो उन लोगों को अपनी रियलिटी को बता देती है, उसके पास शारिंगान भी है। लूमिनस इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि जब वो वापस से अपनी होश में आता है तो वो देखता है कि उस विच ने तो वैडल को खत्म कर लिया है। और आटो मुस्कुराना शुरू करती है। वो लूमिनस को बोलती है, अभी तक तो मैं तुम्हारे साथ खेल रही थी, मेरे पास इनफिनिट टेंटिकल्स है, यानी कि मैं जितना चाहे उतना टेंटिकल्स को प्रोड्यूस कर सकती हूँ। और अब लूमिनस डर की वजह से घबराना शुरू करता है। वो अपने बाकी दोस्तों को बोलता है, यहाँ से भाग जाओ, अगर हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो ये विच हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसीलिए वो सभी के सभी लोग वहाँ से भागना शुरू करते हैं। और उसके बाद लूमिनस एक लास्ट बार आटो पर अपनी डिवाइन पावर की हेल्प से अटैक कर देता है। पर तभी आटो भी अपनी डिवाइन पावर से एक हॉली स्वॉर्ड को समन कर देती है। लूमिनस को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या। आटो से बताती है, जब मैंने वैडल को मारा तो मेरे पास उसकी सभी की सभी पावर्स आ गई और यहाँ तक कि मेरे पास उसकी सभी की सभी मेमोरीज भी आ गई। और लूमिनस तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। आटो लूमिनस के साथ खेलना शुरू करती है। वो उस पर अटैक करती है और बोलती है, अगर वो वक्त रहते यहाँ से निकल जाते तो वैडल अभी तक जिंदा होता और बाकी के सभी सोल्जर्स भी। पर तभी लूमिनस बोलता है, मेरे दोस्त यहाँ से भाग गए हैं, इसलिए वो तुम्हें खत्म कर लेंगे। पर तभी आटो एक बार वापस से मुस्कुराना शुरू करती है, क्योंकि बाद में जाकर लूमिनस को पता चलता है कि जो आटो है वो कोई अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ तो डार्क एल्फ का पूरा ग्रुप शामिल है। और अब बेचारे लूमिनस की फटकर एकदम 4 हो चुकी थी। वो कैसे भी करके बस यहाँ से भाग जाना चाहता था, पर अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। और हाँ लूमिनस, जितने भी लोगों की आज मौत हुई है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। उसके बाद हम लोग बाकी सोल्जर्स को देखते हैं, जिन्हें की डार्क एल्फ ने 2 सेकंड के अंदर ही खत्म कर लिया होता है। और अब बाकी के डार्क एल्फ्स भी वहाँ पर आ चुके थे। और अब एक लास्ट बार लूमिनस अपनी पूरी करेज कलेक्ट करके आटो पर मारना शुरू करता है। पर तभी आटो भी अब काफी ज्यादा क्रीपी मूड में आ चुकी थी। वो अपने टेंटिकल्स का यूज करके लूमिनस को उल्टा लटका देती है और अब वो उसे मारना शुरू करती है। वो उसे बोलती है, अगर तुम पहले यहाँ से भाग जाते तो तुम आराम से अपनी फैमिली के पास जा सकते थे। मैंने सही कहा ना लूमिनस, तुम्हारी एक वाइफ है और एक छोटी बच्ची भी। तो सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगी और उसके बाद उन लोगों को भी तड़पा तड़पा कर मार लूंगी, जब तक कि वो मुझसे जान की भीख नहीं मांगते।
और अब बेचारा लूमियस भी कुछ भी कर नहीं पाता। उसकी आंखों में आंसू थे और मौत ठीक उसके सामने खड़ी थी। वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता और अब आटो भी अपने फुल मूड में आकर उसे फाइनली खत्म कर लेती है। बाद में जाकर अब वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता सिवाय खून की नदियों के और एक रिंग के जो कि लूमियस की होती है। और अब आटो ने लूमियस को भी खत्म कर लिया था, पर तभी पीछे से वहाँ पर जिया आता है। आटो से बोलती है जितने भी बॉडीज है इन सभी को जला लो। जिया काफी ज्यादा कंफ्यूजन में था, इसीलिए वो आटो से पूछता है क्या सच में आप लूमिनस की फैमिली को खत्म कर लोगी? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं तो उसके साथ खेल रही थी। और जिया भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, पर तभी वो बोलती है मुझे अपने मास्टर के पास अब जल्दी से जाना होगा क्योंकि मेरे पास उनके लिए खबर है। और अब आटो भी फुल सीरियस मूड में आकर टाकुटो से मिलती है। वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं और अब टाकुटो को आटो की असली पावर के बारे में पता चल चुका था। आटो उसे बताती है कि जब उसने वैडल को खत्म किया तो उसकी पावर्स तो उसे मिल ली गई, पर उसी के साथ साथ उसके एक्सपीरियंस भी उसे मिल गए और साथ ही साथ में उसकी मेमोरीज भी। यानी कि ये वर्ड इटर्नल नेशन गेम जैसा बिल्कुल भी काम नहीं करता और इस जगह पर कुछ और भी नई नई चीजें हैं। उसके बाद टाकुटो आटो को एक विच के बारे में बताना शुरू करती है जैसे कि लूमिनस और वैडल की टीम ढूंढ रही थी, पर वो लोग गलती से आटो से मिल पड़े और असल में वो विच नॉर्थ में डिस्ट्रक्शन मचा रही है। उसका भी एक ही मकसद है कि उसे कैसे भी करके हर एक टेरिटरी को अपने कब्जे में लाना है। वो लोग सोचते हैं कि वो विच भी इविल है, इसीलिए उन लोगों को उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, पर ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और जो विच है उसमें सैम हीरो के जितनी ही पावर होती है और हो सकता है कि वो उससे भी खतरनाक निकले, और इसीलिए टाकुटो और बाकी लोगों को अपने कॉन्टिनेंट को बड़ा करना होगा ताकि आने वाले समय में वो विच से तो निपट ही सके, क्योंकि आने वाले समय में उन लोगों के कॉन्टिनेंट पर और सैंड्स अटैक करने वाले हैं। इसीलिए उन लोगों को किसी न्यूट्रल नेशन को अपना दोस्त बनाना होगा। और वहीं दूसरी तरफ हम उसी विच को देखते हैं जिसने की पूरे नॉर्थ में डिस्ट्रक्शन मचा रखी थी और उसकी पावर है कि वो मरे हुए लोगों को अपने ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट कर सकती है, जो कि काफी ज्यादा ओपी सी चीज है। और साथ ही साथ में उसका क्लास भी, यानी कि उसके पास काफी ओपी सी पावर भी है। और अब टाकुटो सोच में पड़ चुका था और अब उन लोगों का मानना था कि उन लोगों को जल्द से जल्द किसी हीरो को समन करना होगा ताकि वो लोग अपने कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट कर सके। पर सबसे पहले वो लोग न्यूट्रल नेशन की तलाश करेंगे जो कि ईस्ट में था। उसके बाद हम देखते हैं कि अब आटो वहाँ से निकलना शुरू करती है, पर जाते जाते वो टाकुटो से पूछती है मास्टर क्या मैंने आपको दुखी किया? अरे नहीं आटो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत से नॉर्मल ह्यूमन को खत्म कर लिया, पर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। और जिस बात को सुनकर कि आटो अब काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, उसके बाद वो लोग डार्क एल्फ से मिलने के लिए वहाँ पर जाते हैं और वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं कि डार्क एल्फ ने तो सीओसी के बिल्डर से भी ज्यादा काम करके टाकुटो के नए महल को तैयार कर दिया है। और उन लोगों को लग रहा था कि जो वो विच है उसे भी यहाँ पर किसी ने रीइंकार्नेशन किया है और वो भी इस गेम में किसी गलती की वजह से आई है। पर तभी हम देखते हैं कि अब वो लोग वहाँ पर बैठना शुरू करते हैं, पर तभी आटो को महसूस होता है कि जो टाकुटो है वो किंग तो बन गया है, पर वो ऐसा कैसा किंग बनना है जिसके पास की एक भी सर्वेंट नहीं है। टाकुटो भी बोलता है हाँ तुम्हारी बात तो काफी ज्यादा सही है। अब आटो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, टाकुटो के लिए कोई ना कोई तो सर्वेंट चाहिए होगा, और अगर वो टाकुटो के लिए जल्दी से कोई सर्वेंट को नहीं ले पाई तो बहुत ही अजीब लगेगा। इसीलिए वो सबसे पहले डार्क एल्फ के पास जाती है और अब वहाँ पर वो तीनों आ चुके थे और उसके बाद वो उन तीनों को बताना शुरू करती है कि टाकुटो एक महान राजा है, पर उसके पास अभी कोई भी सर्वेंट नहीं है। इस बात को सुनकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि टाकुटो ने खत्म कर लेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आटो ने बोलती है हमारे किंग को छोटी छोटी बच्चियां काफी ज्यादा पसंद आती है, पर वो लोग इसका कुछ उल्टा ही मतलब निकाल देते हैं। पर तभी टाकुटो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो लोग टाकुटो के लिए सर्वेंट की तलाश करना शुरू करते हैं कि आखिरकार टाकुटो के लिए सबसे अच्छा सर्वेंट कौन रहेगा। आटो ने बोलती है हमें कैसे भी करके छोटी छोटी बच्चियों को टाकुटो के पास रखना चाहिए। इस बात को सुनकर तो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे, इसीलिए टाकुटो उनसे खुद बातें करना शुरू करता है और वो उन्हें ये नहीं बता सकता कि वो इंट्रोवर्ट है, इसीलिए वो बड़े आदमियों के साथ बातें नहीं कर सकता और इसीलिए उसे अपना सर्वेंट जो भी होगा वो छोटे छोटे बच्चे ही चाहिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे किंग के लिए छोटी छोटी बच्चियों को यहाँ पर ले आओ। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा दुखी हो चुके थे और उसके बाद आटो के कहने पर वो सभी के सभी डार्क एल्फ कुछ छोटी छोटी बच्चियों को टाकुटो के पास ले जाते हैं ताकि वो सभी लोग उसको सर्व कर सके। पर जब वो लोग टाकुटो को देखते हैं तो वो लोग रोना शुरू करते हैं और अब बेचारे टाकुटो के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो उन्हें समझाना शुरू करता है कि आखिरकार उसे अपने सर्वेंट के तौर पर छोटी छोटी बच्चियां क्यों चाहिए, क्योंकि जो भी डार्क एल्फ के बड़े बड़े मेंबर है वो इस वक्त कहीं और बिजी है। कोई मैजिकल स्टोन को रिबिल्ड कर रहा है तो कोई उसके राजमहल पर काम कर रहा है। इसीलिए अब वहाँ पर मोल्टार आता है और वो उसे बोलता है मास्टर क्या आपने ट्विंस के बारे में सुना है?
पर जिया इस बात को सुनकर काफी ज्यादा घबरा चुका था, क्योंकि अब इकलौते ट्विंस ही है जो कि टाकुटो के सर्वेंट बन सकते हैं। पर वो लोग बहुत शैतान बच्चे हैं। पर आटो ने बोलती है चाहे वो जैसे भी हो उन्हें जल्दी से यहाँ पर ले आओ। और अब मॉल्टर भी उसकी बातों को मानकर ठीक वैसा ही करता है। हम देखते हैं कि वो दोनों ट्विंस यहाँ पर आ चुके थे। उनमें से एक का नाम कारिया था जो कि टाकुटो को फुल रिस्पेक्ट देती है, और दूसरी वाली का नाम मारिया था जो कि फुल बकलोल होती है। वो टाकुटो से ऐसे बातें करना शुरू करती है जैसे कि वो उसका कोई बिछड़ा दोस्त हो। कारिया की बॉडी पर एक अजीब सा मार्क था और इन दोनों ट्विंस का पास्ट काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए वो लोगों से बातें करना शुरू करते हैं। आटो से पूछती है कि आखिरकार कारिया की बॉडी पर ही हुआ क्या, और वो उसे बताती है कि ये बस एक डिजीज की वजह से हुआ है। और कारिया का पास्ट तो और भी ज्यादा घटिया सा होता है। आटो उससे उसके पास्ट के बारे में पूछती है। मैंने बचपन में अपनी मदर को खाया था। टाकुटो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, इसीलिए वो सीधा ही मॉल्टर की ओर देखना शुरू करता है ताकि वो इस चीज को टाकुटो को एक्सप्लेन कर पाए। और अब इसीलिए मॉल्टर भी उसे बताना शुरू करता है कि जो इन दोनों की मदर थी वो एक बहुत ही अच्छी सी सोल्जर थी, और जब डार्क एल्फ ने एडवेंचर करना शुरू किया तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए उन दोनों की मदर ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके उनका पेट भरा था। और उसी दिन से अपनी मदर को खाने के बाद इन दोनों का नजरिया लाइफ को लेकर एकदम चेंज हो चुका था। साथ साथ में अब इन लोगों के इमोशंस भी बिल्कुल खत्म हो चुके थे, और उसी दिन से ये लोग ना ही तो कभी हंसी है और ना ही तो कभी रोई है। और यहाँ तक कि टाकुटो भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं, पर तभी मारिया टाकुटो की ओर आगे बढ़ती है। वो उसे बताती है मुझे तुम एकदम वाइट दिख रहे हो। और इस बात को सुनकर तो आटो को भी बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि बाकी के सभी लिविंग बींग्स को आटो एकदम डार्क दिखाई देता है, पर मारिया तो अलग ही लेवल पर खेल रही है। मारिया आगे बढ़ती है और वो बोलती है मैं किंग को सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और उसके बाद टाकुटो उसकी बहन से पूछता है तुम्हारा मानना क्या है। हाँ, मैं भी आपको सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि जहाँ कहीं मेरी बहन जाएगी मैं भी वहीं पर जाऊंगी। और अब टाकुटो को फाइनली उसके दो नन्हे सर्वेंट मिल चुके हैं, और अब आटो और टाकुटो काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। पर कहीं ना कहीं मॉल्टर और जिया को उन दोनों ट्विंस के बारे में पता है कि ये दोनों काफी ज्यादा शैतान हैं, और हो सकता है कि ये हमारे किंग का दिमाग खराब कर ले, और उसके बदले में किंग हमारे पूरे के पूरे विलेज को खाक में कन्वर्ट कर दे। मीटिंग खत्म होने के बाद मॉल्टर टाकुटो के पास जाता है और वो उसे बोलता है मास्टर, वो दोनों ट्विंस काफी ज्यादा शैतान हैं। जब से उन लोगों ने अपनी मदर को खाया है तब से वो लोग इमोशन लेस हो चुके हैं, आप उनकी गलतियों को माफ करना। उसके बाद से वो लड़कियां किंग टाकुटो को सर्व करना शुरू करती है। कारिया तो एकदम शांत सी थी, पर तभी मारिया पानी लेकर टाकुटो के पास जाती है, पर वो गलती से उस पानी को टाकुटो के ऊपर फेंक देती है। जल्दी से कारिया वहाँ पर जाती है और अपनी बहन के लिए सॉरी मांगती है, पर तभी अब वहाँ पर आटो भी आ चुकी थी और वो उन्हें डांटना शुरू करती है, क्योंकि जब से वो दोनों सर्वेंट बनी है वो एक काम को भी ठीक से नहीं कर पा रही। पर तभी टाकुटो आटो को उनसे नरमी से पेश आने के लिए कहता है। आगे वो लोग अपने कॉन्टिनेंट को सुधारने के लिए मीटिंग करना शुरू करते हैं। वहाँ पर एमिली आती है और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट उसे अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट दे देती है, और अब उन लोगों का किंगडम काफी अच्छे तरीके से डेवलप कर रहा है। वहाँ पर काफी ओपी सी चीजें भी वहाँ पर आ चुकी है। पर तभी अब वहाँ पर आटो आती है और वो टाकुटो को बोलना शुरू करती है कि हमें कैसे भी करके अब अपने किंगडम को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। पर तभी टाकुटो कहता है हमें सबसे पहले क्लिनिक को बनाना चाहिए। उसके बाद वो लोग कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं। उसके बाद एमिली उसे बताती है कि उन लोगों के विलेज में रिसोर्सेज की अब कोई भी कमी नहीं है, वो लोग काफी अच्छे रेट से डेवलप कर रहे हैं, पर धीरे धीरे करके अब उन लोगों को माना ट्री पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और अब तो सभी के सभी डार्क एल्फ्स काफी अच्छे से काम कर रही है, और अब धीरे धीरे करके उन लोगों का किंगडम काफी अच्छे रेट से डेवलप करना शुरू करता है। पर अब उन लोगों को अपने माना ट्री पर और ज्यादा फोकस करना होगा। आटो वहाँ पर आती है और वो मॉल्टर को बोलती है सबसे पहले हम लोगों को मिलिट्री मैजिक को यूज करना होगा ताकि हमारे किंगडम का डिफेंस काफी अच्छा हो पाए। और अब मॉल्टर भी इस बात को मान जाता है, और अब वहाँ पर जिया उठता है और वो भी अपनी रिपोर्ट किंग को सुनाना शुरू करता है, और वो उसे बग्स के बारे में बताना शुरू करता है। और बग्स ने इस पूरे के पूरे किंगडम को एक्सप्लोर कर दिया है, यानी कि अब टाकुटो को भी इस पूरे के पूरे किंगडम का नॉलेज हो चुका है। इसीलिए आटो जिया को बोलती है कि अब हम लोगों को उन बग्स को रोक देना चाहिए, क्योंकि अब मेरे मास्टर को पूरी की पूरी जानकारी हो चुकी है। और अब टाकुटो भी हाँ में सर हिलाता है। पर तभी टाकुटो उन लोगों को बोलता है क्या हमारे पास माना कलेक्ट हो चुका है, क्योंकि मैं अब क्वीन ऑफ बग्स इसला को समन करने वाला हूँ। सभी लोग इस बात को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि पहली बार वो लोग किसी हीरो को यहाँ पर समन करने वाले हैं। और अब टाकुटो भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था। अब उन लोगों की मीटिंग फाइनली खत्म हो चुकी थी। आगे मारिया कुछ मीटिंग के लेटर्स को टाकुटो के पास ले जाती है, पर गलती से वो फट चुका था, और अब उन दोनों को लग रहा था कि टाकुटो ने खत्म कर लेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उन्हें बोलता है तुम्हें थोड़ा संभल कर काम करना चाहिए। पर तभी मारिया टाकुटो के पास जाती है और वो उसे बोलती है मुझे लगा था कि आप एक इविल इंसान हो
और आप मुझे खत्म कर लोगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार एक अच्छे इंसान और एक बुरे इंसान में क्या फर्क होता है? टाकुटो उन लोगों को बताना शुरू करता है, एक अच्छा इंसान वो होता है जो कि डिसीजन दूसरों को देखकर करता है, और एक बुरा इंसान वो होता है जो कि अपने लिए डिसीजन लेता है और उसे बाकियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हें भी वही करना चाहिए जो कि तुम्हारा दिल करे। और अभी तक जो कुछ भी उन लोगों ने किया, टाकुटो पर पानी गिराना और मीटिंग के पेपर को फाड़ देना, वो सभी कुछ उन लोगों ने जानबूझकर किया ताकि टाकुटो गुस्से में आकर उन्हें खत्म कर ले, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि उनकी मदर की डेथ उनकी वजह से हुई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। टाकुटो उनके पास जाकर बैठ जाता है और वो उन लोगों को बोलना शुरू करता है, तुम्हारी मॉम ने जब अपने आप को सैक्रिफाइस किया तो उसका एक ही रीजन था, वो तुम लोगों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, और उनकी मौत में तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है, इसीलिए तुम जैसे चाहो वैसे जी सकती हो। इस बात को सुनकर वो लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे, इसलिए वो टाकुटो को लिपट कर जोर जोर से रोना शुरू करते हैं। और कुछ समय बाद जब वहाँ पर आटो आती है तो वो देखती है कि वो दोनों ट्विंस तो टाकुटो के सिंहासन पर आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। वो टाकुटो को बोलती है, आपको मीटिंग रूम में आना होगा। दरअसल जो आटो है वो एक किंगडम पर सर्च कर रही थी, उसका नाम है ड्रैगनटन, और वहाँ पर बीस्ट मैंस और ह्यूमन रहते हैं, और वो मयोग्रा के आसपास ही है, यानी कि वो एक न्यूट्रल नेशन है। और अब उन लोगों को फाइनली एक ऐसी चीज मिल चुकी है जिसे कि वो अपना एलाय मान सकते हैं किसी भी वॉर करने में। और टाकुटो बहुत सोचता है कि क्या उन लोगों को उस किंगडम के साथ जुड़ जाना चाहिए या फिर नहीं, पर आखिर में जाकर अब वो लोग फाइनली मान जाते हैं। आटो की रिसर्च से उन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर बहुत से स्टाफ होल्डर भी रहते हैं जो कि मैजिक का यूज भी कर सकते हैं, और वहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर माइन भी है जिसका नाम की ड्रैगन वैन है, और वो माना का इनफाइनाइट सोर्स है। और अब वो लोग मान चुके थे उन लोगों को अपना एलाय बनाने के लिए। आटो टाकुटो से बातें करना शुरू करती है। बाद में जाकर लोगों को पता चलता है कि जो वो किंगडम है इस वक्त वहाँ पर बहुत से बारबेरियंस और बहुत सी गॉब्लिन्स उन पर अटैक कर रही है। तो मायोग्रा किंगडम का बेस्ट मौका यह होगा कि वो इस वक्त पर उनकी हेल्प कर ले ताकि वो लोगों को सप्लाई दे दे, जिसकी वजह से कि उनका किंगडम काफी ज्यादा डेवलप करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बाद आटो और उसके कुछ लोग वहाँ पर जाना शुरू करते हैं, पर जब वो लोग रास्ते के बीच में पहुँचते हैं तो लोगों को कुछ बीस्टमैन दिखते हैं जो कि ड्रैगनटन के ही मेंबर थे। और जब वो लोग आटो को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे। उन लोगों को समझना था कि आखिरकार उन लोगों को इस वक्त पर क्या करना चाहिए, क्योंकि जितने भी वो सभी लोग थे उनमें से उन लोगों को डार्क माना का प्रेजेंस फील हो रहा था। पर तभी हम लोग देखते हैं उनके लीडर को जिसका नाम टॉनी कैप्लो था, और वो भी एक बीस्टमैन थी। उसके आदमी यानी कि वो सभी के सभी बीस्टमैन काफी ज्यादा डर चुके थे। उसे समझना था कि आखिरकार इस रास्ते पे उसे क्या करना चाहिए। अब तो वो लोग पीछे भी नहीं मुड़ सकते। इतने में ही आटो अपने मेंबर्स को ऑर्डर दे देती है। वो लोगों को बोलती है, तुम यहाँ से पीछे मुड़ जाओ, इससे मैं ही अकेले निपटूंगी। और अब आटो उन्हें मारने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, और बीस्टमैन तो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते। आटो सबसे पहले अपने टेंटिकल्स निकालना शुरू करती है ताकि वो उनमें से हर एक आदमी को खत्म कर पाए। पर तभी वहाँ पर एक अजीब सा बच्चा जिसका नाम की पेपे था, वो आटो को बोलता है, हेलो मैं पेपे हूँ, आखिरकार आपका नाम क्या है? आटो को इस चीज को देखकर काफी अजीब सा लगता है। उसे समझना था कि आखिरकार उसे इस वक्त पर किस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलती। और अब वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी पेपे और बाकी लोगों से। उसके बाद वो बाकी लोगों से पूछना शुरू करती है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्यों बढ़ रहे हैं। और उसके बाद आटो उन सभी लोगों को मयोग्रा यानी कि टाकुटो से मिलवाने के लिए अपने साथ ले जाती है, और अब वो सभी लोग भी उसका पीछा करना शुरू करते हैं। टेनो केपली उसे पूछना शुरू करती है कि आखिरकार इस जगह का लीडर कौन है, पर उसे कोई भी कुछ भी नहीं बताता। वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और पेपे को ये जगह काफी ज्यादा पसंद आती है, और आटो को भी वो बच्चा काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ बोला था। उसके बाद वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। टेनो केपली को तो लग रहा था कि ये लोग उन्हें मार डालेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अब वो लोग फाइनली टाकुटो तक पहुंच चुके थे। आटो टाकुटो को उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को दे देती है, और जो वो बाकी बीस्टमैन टाकुटो को देखते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक शैडो जो कि इविल माना से भरपूर थी सिर्फ और सिर्फ वही दिखता है। और इस चीज को देखकर तो वो लोग काफी ज्यादा डर चुके थे। वो लोग बेचारे अब कुछ भी नहीं कर पाते। उसके बाद वो लोग टाकुटो को बताना शुरू करते हैं कि ड्रैगनटन पर बहुत से बारबेरियंस और बहुत से गॉब्लिन्स पर अटैक कर दिया है। उनका सामना एक जाइंट गॉब्लिन से हुआ, पर तभी पेपे ने अपना ग्रास मैजिक का यूज करके उसे खत्म कर लिया। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे और पेपे भी काफी ज्यादा खुश हो गया। पर तभी वो जाइंट अचानक से जाग उठा, इसीलिए ना चाहते हुए भी वहाँ पर एक बार वापस से टोनो कैपली आ गई। उसने सबसे पहले अर्थ मैजिक का यूज किया और ग्रास मैजिक का यूज करके फाइनली उस जाइंट को खत्म कर लिया। उसके बाद वो पेपे के पास गई और से बोला, बच्चे तू तो बहुत नादान है, अगर तू ऐसे ही करता रहा तो एक दिन तू मर जाएगा। और उसके बाद अब वो लोग आगे आगे बढ़ते गए, और टेनो कैपली ने आज तक अपने पूरे की पूरे जीवन में कभी
कभी भी टाकुटो जैसे प्राणी को देखा नहीं जिसके पास की इतना ज्यादा ईविल माना है, और अब उसने फाइनली अपनी डेथ को स्वीकार कर लिया था। टाकुटो उन लोगों से पूछना शुरू करता है कि आखिरकार यहाँ पर आने का उनका असली मकसद क्या था, पर तभी पेपे एक बार वापस से खड़ा होता है और वो टाकुटो को बोलता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? पर तभी जल्दी से वहाँ पर टेनोकोपली आती है और पेपे के मुंह को बंद कर लेती है। अभी बच्चे तो मारा जाएगा। पर टाकुटो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो चुका था। जब वो इसेकाई नहीं हुआ और जब वो हॉस्पिटल में था तब उसका कोई भी दोस्त नहीं था, और ये पहली बार था कि जब किसी ने टाकुटो से उसका दोस्त बनने के लिए पूछा था, और अब फाइनली वो लोग दोस्त बन चुके थे। टाकुटो बोलता है, मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और अब आटो भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी क्योंकि ये पहली बार था कि जब टाकुटो ने किसी को अपना दोस्त बनाया था, और अब उन लोगों के संबंध पेपे की वजह से काफी अच्छे होने शुरू हो चुके थे, और अब वो लोग फाइनली फ्रेंड बन चुके थे। सबसे पहले टाकुटो बाकी लोगों को खाना खिलाना शुरू करता है और मारिया उन लोगों के सामने एप्पल जूस को ले आती है। उसे पीकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि वो काफी अच्छा था, और टोनो कैपली तो ग्लास के मटेरियल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छा ग्लास सिर्फ और सिर्फ मायोग्रे के पास ही होता है। और जब पेपे उस एप्पल जूस को पीता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट था, इसीलिए वो सभी के साथ घुलना मिलना शुरू करता है, और अब वो टाकुटो को भी काफी ज्यादा पसंद आ चुका था। वो सभी लोगों से बातें करना शुरू करता है, और टाकुटो तो पेपे की तरह कभी भी बन नहीं पाएगा क्योंकि वो बेचारा एक इंट्रोवर्ट है। इसीलिए टाकुटो पेपे को बोलता है, क्या तुम मेरे साथ कुछ गेम्स को खेलना चाहोगे? और पेपे को भी गेम्स खेलना काफी ज्यादा पसंद था। उस जमाने में फ्री फायर नहीं थी, इसीलिए वो लोग अलग अलग गेम खेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो पेपे की बनाई गई गेम को खेलते हैं, और उसके बाद वो लोग टाकुटो की बनाई गई गेम को खेलते हैं, और सभी लोग उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। इतने में ही पेपे बोलता है, आपकी बनाई गई गेम काफी अच्छी है, काश मैं इसे अपने किंगडम में बेच पाता। पर टाकुटो का तो शुरुआत से ही प्लान था कि उसे कैसे भी करके उन लोगों के साथ एलाई बनकर ऊपर ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद आटो टोनो कैपली को पूछना शुरू करती है कि आखिरकार उन लोगों का असली मकसद क्या था यहाँ पर आने का। वो उसे बताती है, दरअसल हमारे किंगडम पर कुछ बारबेरियंस और गॉब्लिन्स ने अटैक कर दिया, पर हम लोगों को समझ ही न आया कि आखिरकार उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब हमारे किंगडम पर किसी ने अटैक किया है। टाकुटो उन लोगों की मदद करने का सोचता है, इसीलिए वो उसे पूछता है, आखिरकार तुम्हारे किंगडम का डिफेंस सिस्टम कैसा है? बीस्ट मैन की लीडर को लगता है कि अगर उसने बोला कि उनका डिफेंस सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो टाकुटो और उसकी आर्मी उनके किंगडम पर अटैक करके उसे हड़प लेगी। इसीलिए वो बोलती है, अरे हमारा डिफेंस सिस्टम तो काफी ज्यादा कमाल का है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर तभी पेपे बोलता है, अरे हमारी मिलिट्री तो एकदम खत्म हो चुकी है। और इस बात को सुनकर बीस्टमैन के लीडर के चेहरे पर एकदम 12 बज चुके थे क्योंकि यही वो सीक्रेट था जो कि वो टाकुटो से छिपाना चाहती थी, पर पेपे ने सब कुछ बोल दिया। इसीलिए ना चाहते हुए भी अब उसे टाकुटो को सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। वो उसे अपनी पूरी की पूरी बातें बताना शुरू करती है कि आखिरकार कैसे उनकी कंट्री पर बारबेरियंस और बाकी लोग अटैक कर रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका किंगडम कोलैप्स कर जाएगा और उन लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं बचेगी। इसीलिए टाकुटो कहता है, सबसे पहले वो बारबेरियन ड्रैगन टन पर अटैक करेंगे और उसके बाद बारी आएगी मयोग्रा की, इसीलिए हम तुम्हें अपनी आर्मी को गिफ्ट करेंगे, पर बदले में आखिरकार आपको क्या चाहिए? आटो से बताती है, हमारे किंग को आपकी ड्रैगन विन मान चाहिए। और अब बीस्टमैन भी थोड़ी राहत की सांस लेती है क्योंकि मायोग्रा किंगडम को अभी माना की आवश्यकता है, इसीलिए अब वो लोग मान चुके थे उनकी हेल्प करने के लिए। और फिलहाल के लिए तो टैनो कैपली ही उनकी लीडर है, पर जैसे जैसे करके पेपे आगे बढ़ता रहेगा और बड़ा हो जाएगा, बाद में जाकर किंगडम को उसे ही देखभाल करनी होगी। और अब उन लोगों में फाइनली डील हो चुकी थी। मायोग्रा किंगडम ड्रैगन टैन की रखवाली करने के लिए उन लोगों को अपनी फोर्सेस देगा, और बदले में उन लोगों को मायोग्रा को ड्रैगन वैन माइन और साथ साथ में मेटल को देना होगा। और अब वो लोग फाइनली मान चुके थे, और उसके बाद वो लोग मीटिंग करते हैं। पर तभी वहाँ पर मेल्टर पूछता है, आखिरकार ड्रैगन टन दिखता कैसा है? पर इस बारे में तो कभी भी किसी ने कुछ सोचा ही नहीं, और अब इसीलिए फ्रेंडशिप करने से पहले उन लोगों को ड्रैगन टन को एक्सप्लोर करना होगा। पर क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार मायोग्रा किंगडम से आखिरकार वहाँ पर जाएगा कौन? टाकुटो अपने मन में बहुत सोचता है क्योंकि अभी मायोग्रा किंगडम के सभी लोग काफी कामकाज करने में व्यस्त है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कारिया और मारिया वहाँ पर आती है और टाकुटो को बोलती है, किंग हम लोग वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। पर टाकुटो साफ सीधा उन लोगों को मना कर देता है क्योंकि वो लोग अभी तो बस सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी बच्ची आई है। पर इसके बाद वो लोग रोना शुरू कर देती है, और अब टाकुटो भी उन लोगों की क्यूटनेस में आकर हाँ कर देता है, जिस बात को सुनकर के आटो काफी ज्यादा जेलस हो चुकी थी। और टाकुटो उन लोगों के बॉडीगार्ड के रूप में वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स को भी उनके साथ छोड़ने वाला है। टाकुटो आटो को मनाने के लिए उसके पास जाता है, पर अभी भी आटो काफी ज्यादा जेलस थी और वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। टाकुटो 100 ट्राई करता है
पर आटो मानती ही नहीं। इसीलिए टाकुटो उसके हाथ को पकड़ता है और वो उसे बताता है कि वो उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और वो उसे कहता है मुझे तुम काफी पसंद हो। और जिस बात को सुनकर की आटो एकदम लाल हो चुकी थी और यहाँ तक कि आटो तो अपने और टाकुटो के फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देती है। वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और बोलती है मैं हमेशा आपकी ही रहूंगी। और उसके बाद टाकुटो ट्विंस को डॉक्टर को के पास ले जाता है और उन लोगों से मिलवाता है क्योंकि यही उन लोगों के साथ एडवेंचर में आने वाले हैं। और जब वो कौवे टाकुटो को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे क्योंकि उन लोगों के लिए ये काफी ज्यादा प्राउड की बात थी कि डीमन किंग यानी कि टाकुटो ने खुद उन लोगों को समन किया था। वो उसके सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और टाकुटो को बोलते हैं मास्टर हमें ऑर्डर दीजिए। और टाकुटो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो चुका था पर उसे बिल्कुल भी लगा नहीं था कि इन कौवे की जरूरत इतनी ही जल्दी पड़ने वाली है। और दरअसल उन डॉक्टर कौवे के पास काफी ओपी सी पावर होती है। मारिया तो उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी और यही वो लोग होने वाले हैं जो कि उन लोगों की प्रोडक्शन के लिए उन लोगों के साथ एडवेंचर में जाने वाले हैं यानी कि ड्रैगन टन। अब आटो भी उन लोगों को बताना शुरू करती है कि आखिरकार उन लोगों को क्या करना होगा। और जिस बात को सुनकर कि वो कौवे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे पर कारिया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो लोग खुशी के मारे झूम उठते हैं। पर तभी वहाँ पर मारिया जाती है और वो भी उनके साथ नाचना शुरू कर लेती है। टाकुटो इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है इसीलिए वो उन लोगों को एक तोहफा देता है। वो उन लोगों को ह्यूमंस नेम देता है आकीरो, गायरो और साबीरो। और इस बात को देखकर तो वो कौवे काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और वो टाकुटो की भी और द रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। और वो सभी लोग एडवेंचर पर जाने के लिए काफी खुश हो चुके थे इसीलिए वो लोग नाचना शुरू करते हैं। पर तभी अब वहाँ पर मारिया भी आ चुकी थी और वो लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू करती है। और अगले दिन लोगों को ड्रैगन टन जाकर वहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। पर कारिया इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसे उन कौवे से काफी ज्यादा डर लग रही थी। पर टाकुटो से समझाता है और बताता है कि ये कौवे काफी अच्छे हैं। आगे हम ड्रैगन टन की मेयर को देखते हैं जिसका नाम की एंटिक था और वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी अपनी जिंदगी से क्योंकि वो दिन रात सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ काम ही करती थी। और अब तो वो काफी ज्यादा थक भी चुकी थी क्योंकि उसके माउंट फूजी काफी बड़े जो थे। वो अपने मन में बोलना शुरू करती है अरे मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा क्योंकि मेरा तो एक ही एम है कि मुझे कैसे भी करके एक अच्छे आदमी के साथ शादी करके अपने घर को बसाना है। और वो अपने काम से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी पर तभी उसकी सेक्रेटरी वहाँ पर आती है और वो उसे बोलती है मेयर आपसे मिलने के लिए कोई आए है। आखिरकार कौन आया है? वो काफी ज्यादा गुस्से में थी पर जब उसकी सेक्रेटरी से बताती है कि कुछ डार्क एल्व्स उसे मिलने के लिए वहाँ पर आए हैं तो वो काफी ज्यादा पोलाइट हो चुकी थी और वो अपनी सेक्रेटरी को डांटना शुरू करती है क्योंकि अब धीरे धीरे करके उनकी कंट्री कोलैप्स कर रही है और उसे कैसे भी करके डार्क एल्फ के साथ मीटिंग तो करनी ही थी। और उसने डार्क एल्व्स के बारे में सिर्फ और सिर्फ कुछ रूमर्स को सुना था कि वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब वहाँ पर कारिया, मारिया और बाकी के डॉक्टर्स भी वहाँ पर आ चुके थे। और जब वो मेयर उन लोगों को देखती है तो उन लोगों का प्रेजेंस काफी ज्यादा इंटेंस होता है और उन लोगों में से साफ साफ डार्क एनर्जी बाहर आ रही थी। और एंटिक तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो उन बच्चियों से बातें करना शुरू करती है और वो उन लोगों से काफी अच्छे तरीके से बातें करना शुरू करती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि वो लोग डार्क एल्फ के मेंबर है और अगर उसने थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो उसकी पूरी की पूरी कंट्री कोलैप्स कर जाएगी क्योंकि उसने टाकुटो के बारे में सुन रखा था और उसने ये भी सुन रखा था कि टाकुटो के पास काफी ओपी सा इविल माना है। पर एंटिक को अभी खुद भी समझ आता कि आखिरकार ये छोटी छोटी लड़कियां यहाँ पर क्यों आई है और टाकुटो यहाँ पर खुद क्यों नहीं आया। पर तभी उसे टेनो कॉपली की कही गई बातें याद आती है और उसने उसे बताया था कि डार्क एल्फ का प्रिंस काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर तुमने उसे थोड़ा सा भी नाराज किया तो हमारी कंट्री खत्म हो जाएगी। उसके बाद कारिया और मारिया उसे बातें करना शुरू करती है और वो उससे उसकी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू करती है। और एंटिक तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि इन दोनों बच्चों के पास इतना ब्रेन भी है। पर तभी गायरो उसे बातें करना शुरू करता है और वो उसे बताता है कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और साथ ही साथ में गायरो उसे स्टाफ होल्डर यानी कि पेपे के बारे में बताता है और अब वो समझ चुकी थी कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। इसीलिए एंटिक उन लोगों से और ज्यादा पोलाइट होना शुरू हो चुकी थी और अब उसके बाद वो उन लोगों को बोलना शुरू करती है क्यों ना आप लोग एक काम करो, आप लोग मेरे साथ ही मेरी कंट्री घूमने चलो। और उसके बाद एंटिक खुद टूर पर जाती है मारिया और कारिया के साथ। उसके बाद वो लोग बाजार घूमना शुरू करते हैं और वहाँ पर रहते रहते एंटिक, कारिया और मारिया को
काफी ओपी सी चीजें भी सिखाती है, क्योंकि वैसे भी वो अपनी पर्सनल लाइफ से काफी ज्यादा बोर हो चुकी थी। वो सबसे पहले उन लोगों को कुछ खाना खिलवाती है और टाकुटो इस पूरी की पूरी चीज को अपने सुपरविजन की हेल्प से देख रहा था। और अब फाइनली इवनिंग हो चुकी थी और अब उन लोगों के टूर के खत्म होने का टाइम आ चुका था। इसीलिए मारिया और कार्या वापस से अपने रूम में जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग ड्रैगन टन के बारे में बातें करना शुरू करते हैं। और कार्या ने इस किंगडम के बारे में पहले से ही काफी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर दिया था और अब तो उसे ये भी बदल चुका था कि जो ड्रैगन टन के लोग हैं वो काफी ज्यादा सहमे हैं और ना ही तो उनके पास कुछ खाने के लिए बचा है। और वो लोग हमेशा एक ही चीज को सोचते रहते हैं कि कहीं कभी कोई दूसरी कंट्री उन लोगों पर अटैक ना कर दे। पर तभी कार्या मारिया को बोलती है, आखिरकार तुमने इतनी इन्फॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट कर दिया। गायरो मारिया की ओर आगे बढ़ता है और उसे एक अजीब सी चीज को दे देता है और ये चीज कार्या ने ही उसे देने को कही थी। जब वो लोग उस पाउच को खोलते हैं तो उसमें से एक अजीब सा फ्लावर बाहर निकलता है और बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि जो ये फ्लावर है ये बहुत सी कंट्री में बैन है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल फ्लावर नहीं बल्कि नशे वाला फ्लावर है और अभी भी ड्रैगन टन के कुछ लोग इसका यूज कर रहे हैं। यानी कि ये कंट्री पूरी तरह से घटिया है और इसीलिए उन लोगों को इसे कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना होगा। और अब अगले दिन वो लोग ड्रैगन वैन यानी कि माइन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि उन लोगों को बहुत से मानव कृष्ण दिखाई देते हैं। वो लोग उन्हें एग्जामिन करना शुरू कर देते हैं, पर तभी पीछे से वहाँ पर एक अजीब सा बंदा आता है जिसका नाम की वेस्टा था और वेस्टा के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। सबसे पहले वो कार्या और मारिया के पास जाता है और वो उन दोनों को बोलता है कि वो ना तुम मेरे साथ बिजनेस करो। और वो यहाँ पर नशे वाले फूल के बारे में बात कर रहा था और दरअसल बाकी कंट्री में इस फूल की कीमत काफी ज्यादा होती है, इसीलिए वो लोगों को भड़काना शुरू कर देता है। पर कार्या और मारिया ऐसा करने से साफ साफ मना कर देते हैं। पर वेस्टा इस बात से अब काफी ज्यादा चिढ़ चुका था और वो लोगों को बोलना शुरू करता है, अगर तुम लोग मेरे साथ धंधा करोगे तो मायोग्रा काफी प्रॉफिट में रह जाएगा। पर तभी कार्या बोलती है, इसका डिसीजन हम नहीं बल्कि हमारे मास्टर टाकुटो लेते हैं। पर वो जाते जाते उन लोगों को एक लेटर को दे देता है और अगले दिन वो ट्विंस एंटिक से एक बार वापस से मिलते हैं और अब फाइनली उनका टाइम खत्म हो चुका था टूर करने का और वो एंटिक से एक लास्ट बार बातें करना शुरू करते हैं। और अब कार्या और मारिया को ये प्लेस काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो लोग टाकुटो को सब कुछ बताने के लिए वहाँ से निकलने वाले थे। पर तभी पीछे से वहाँ पर वेस्टा वहाँ पर आ चुका था और टाकुटो तो इस पूरी चीज को अपने सुपरविजन की हेल्प से देख पा रहा था और उसे एंटिक के माउंटेन्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं। पर तभी पीछे से वहाँ पर वेस्टा और उसे कुछ आदमी आते हैं और अब उन लोगों का एक ही एम था कि उन लोगों को कैसे भी करके ट्विंस को किडनैप करके फिरौती की रकम मारनी है। पर तभी एंटिक वहाँ पर खड़ी होती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और इस बार तो वेस्टा फुल तैयारी करके आया था और वो एक इंजेक्शन लाता है जिसमें कि उसी नशे वाले फूल का सॉल्यूशन बना था। पर तभी वो डॉक्टर कौवे वहाँ पर आ चुके थे वेस्टा से निपटने के लिए। सबसे पहले वो लोग अपनी पावर का यूज करते हैं और एक ही झटके में उन तीनों को खत्म कर देते हैं। सबसे पहले वो डॉक्टर कौवे उसे वार्निंग देते हुए अपने चक्कू को उसकी ओर फेंकते हैं, पर वेस्टा अभी भी बिल्कुल भी नहीं मानता। इतने में ही मारिया एक बार वापस से खड़ी होती है और अब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। पर तभी हम लोग टाकुटो को देखते हैं जो कि इस पूरी सिचुएशन को अपने सुपरविजन से देख रहा था और उसके साथ में एक ऑटो खड़ी थी। पर तभी पीछे से वहाँ पर एमिली आती है और वो लोगों से पूछना शुरू करती है, आखिरकार आपने उन डॉक्टर्स को क्यों भेजा, क्योंकि वो तो बस ह्यूमन को हील ही कर सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो डॉक्टर्स ह्यूमन को हील तो कर ही सकते हैं, पर साथ साथ में ही वो लोग काफी कमाल के वॉरियर भी है। इसीलिए वो डॉक्टर कौवे सबसे पहले अपने रोब को हटाते हैं और वो काफी ज्यादा खूंखार लग रहे थे। और अब उसके बाद वो लोग वेस्टर्स के साथियों को एकदम काट कर देते हैं और यहाँ तक कि एंटिक भी उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी। उसका पूरा का पूरा ऑफिस खून से एकदम लाल हो चुका था, यहाँ तक कि वो बेचारी अब कुछ बोल भी नहीं पाती। पर मारिया उसे बोलती है, अरे कोई बात नहीं, हम तुम्हें पैसे दे देंगे नए ऑफिस के लिए और नए कपड़े खरीदने के लिए। और यहाँ तक एंटिक अभी भी उनकी बात को प्रोसेस कर ही नहीं पाती। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार इतनी छोटी सी बच्ची इतनी खौफनाक दृश्य को देखने के बाद भी इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है। और यहाँ तक कि एंटिक तो डर के मारे अपने आप को गीला ही कर देती है। पर तभी मारिया को डॉक्टर को ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो लोगों को एक जोरदार सुपर किक मारती है और इस चीज को देखकर तो एंटिक भी हंसना शुरू करती है और एंटिक को ये बात काफी ज्यादा फनी लगती है। और अब वो सभी ट्विंस ड्रैगन टन से वापस से मयोग्रा आ चुकी थी, जहाँ पर कि वो देखते हैं कि आटो टाकुटो को डांटना शुरू करती है। वो उन्हें बोलना शुरू करती है, टाकुटो
आखिरकार तुमने उन ट्विंस को ऐसा क्यों करने दिया? क्योंकि ड्रैगन टन जाकर उन लोगों ने वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचा रखी थी और सभी लोग उनसे डरना भी शुरू करते हैं। आटो का मानना ये था कि टाकुटो वहाँ का किंग है, इसीलिए उसे सब चीज का ध्यान रखना चाहिए, पर टाकुटो तो उसकी बातों को एकदम अनसुना कर लेता है और वो ट्विंस भी आटो के गुस्से को देखकर अब काफी ज्यादा डर चुकी थी। और वहीं अब आटो का दिमाग उन डॉक्टर के ऊपर काफी ज्यादा खराब हो चुका था। वो उन्हें बोलना शुरू करती है, आखिरकार तुम्हें वहाँ जाकर खून खराबा करने की क्या जरूरत थी? और अब डॉक्टर को वो भी काफी ज्यादा घबरा चुके थे, लेकिन फिर भी वो अपनी गलतियों को बिल्कुल भी नहीं मानते। आटो उन सभी की मिलजुल कर एकदम क्लास लगा लेती है और उनके पास बेचारों के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचता। और वो लोग आटो के गुस्से को देखकर काफी ज्यादा घबरा चुके थे और आगे वो लोग अपनी मीटिंग को करना शुरू करते हैं कि आखिरकार उन लोगों को ड्रैगन टन के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन टाकुटो का ध्यान मीटिंग में नहीं था, बल्कि वो तो ट्विंस के साथ खेलने में काफी ज्यादा व्यस्त था, इसलिए आटो को अब उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आगे अब वो लोग मीटिंग करना शुरू करते हैं। वहाँ पर वो लोग ट्विंस से पूछते हैं कि आखिरकार ड्रैगन टन कैसा है। उन्हें ड्रैगन टन के बारे में चप्पा चप्पा बता देती है। बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि ड्रैगन टन काफी ज्यादा घटिया सा है और ना ही तो उनके पास कोई रिसोर्सेज है सिवाय एक माइन के, जो कि उन्हें इन्फिनाइट माना दे सकती है। इसीलिए उन लोगों को कैसे भी करके ड्रैगन टन की हेल्प करनी होगी ताकि वो कोलैप्स करने से बच पाए। इतने में हम देखते हैं कि अब वहाँ पर एमिली भी वहाँ पर आ चुकी थी और अब वो अपनी रिपोर्ट किंग टाकुटो को देना शुरू करती है। वो टाकुटो को बोलती है, टाकुटो सर मेरे पास एक रिपोर्ट है, और वो उसमें ड्रैगन टन की हर एक खूबियों के बारे में बताना शुरू करती है। बाद में जाकर टाकुटो और बाकी लोगों को पता चलता है कि जो ड्रैगन टन है वो इस बारी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा रहा है, यानी कि उस पर बहुत से गॉब्लिन्स और बहुत से जायंट मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं। लेकिन तभी जिया कहता है ड्रैगन टन को बारबेरियंस और गॉब्लिन से कोई भी खतरा नहीं है, बल्कि खतरे की बात तो हिल जायंट है और हिल जायंट एक एस रैंक के मॉन्स्टर होते हैं। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को कैसे भी करके ड्रैगन टन की हेल्प करनी होगी। पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार वहाँ पर उन लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पर जाएगा कौन, क्योंकि मायोग्रा के पास खुद भी अपनी सोल्जर पावर अभी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। और अगर उन लोगों ने गलती से भी फार्मर्स को सोल्जर की जगह ले गया तो उनका किंगडम भी खुद कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन तभी आटो टाकुटो को बोलती है, टाकुटो वहाँ पर मैं जाऊंगी और हर एक आदमी को वहाँ पर खत्म कर लूंगी। और अब टाकुटो भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था कि आटो के पास काफी ज्यादा इंसान अमाउंट में माना है और वो एक ही झटके में सभी को खत्म कर लेगी। और इससे होगा ये कि मायोग्रा की डेवलपमेंट भी जारी रहेगी। और वहाँ पर बुढ़ाऊ एल्फ भी अपना मुद्दा रखता है कि उन लोगों को कैसे भी करके हीरो को समन करना होगा, क्योंकि अगर आटो उनके किंगडम में नहीं रहेगी तो हो सकता है कि बाकी के राज्य उन लोगों पर अटैक कर दे, जिसकी वजह से कि अब उनकी डेवलपमेंट खतरे में आ सकती है। और अब टाकुटो भी फाइनलाइज कर देता है कि वो लोग कैसे भी करके अपनी नए डिफेंस हीरो को समन कर देंगे, जिसका नाम की ईस्ला है। इसीलिए अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो लोग अपने कैसल के बाहर जाते हैं और टाकुटो को ये लाइफ काफी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि अपनी पुरानी लाइफ में उसके पास कोई भी दोस्त नहीं थे, पर इस वाली लाइफ में वो साक्षात किंग बन चुका है और अब उसके पास काफी दोस्त भी है। और अब वो लोग आगे जाते हैं, जहाँ पर कि सबसे पहले वो लोग रिचुअल को परफॉर्म करते हैं ताकि वो लोग अपनी नई हीरो को समन कर पाए। टाकुटो वहाँ रहकर अपने मंत्रों को बोलना शुरू करता है, पर तभी आटो टाकुटो से अपनी टेलीपैथी से बातें करना शुरू करती है। वो उसे बोलना शुरू करती है, टाकुटो क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार नए हीरो का बिहेवियर कैसा रहेगा, क्योंकि उन लोगों को इस बात का डर था कि कहीं नया हीरो उनके किंगडम को ही डिस्ट्रॉय ना कर दे। पर टाकुटो को फुल यकीन था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। उन लोगों ने एक जगह पर बहुत सी रिसोर्सेज और मैजिकल फ्रूट्स को कलेक्ट कर दिया था और अब टाकुटो वहाँ पर मंत्र बोलना शुरू करता है। अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा हीरो समन हो चुका था और ये कोई और नहीं बल्कि ईस्ला ही है। जैसे ही वो वहाँ पर समन होती है, सबसे पहले वो बहुत तेज गुहार मारती है। सभी लोग जिस चीज को देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे, लेकिन तभी ईस्ला टाकुटो की ओर आगे बढ़ती है और वो उसके आगे झुक जाती है और वो उसे बोलती है, मास्टर मुझे अब अभी भी याद हो। और टाकुटो इस बात को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। ईस्ला को टाकुटो अभी भी याद है, क्योंकि वही एक लौता हीरो था जो कि उसकी फुल पोटेंशियल पावर तक यूज कर पाया था। और अब फाइनली मायोग्रा को उसकी नई डिफेंस हीरो मिल चुकी थी। और आगे हम देखते हैं कि आटो बाकी सोल्जर के साथ ड्रैगन टन की ओर आगे बढ़ना शुरू करती है और अब टाकुटो भी टेंशन फ्री हो चुका था, क्योंकि अब उन लोगों ने फाइनली एक हीरो को तो समन कर दिया था और अब आटो भी वहाँ से जा चुकी थी। पर जाने से पहले वो लोग थोड़ा बहुत प्यार मस्ती कर लेते हैं और अब आटो भी टाकुटो को बाय बोलकर वहाँ से भग जाती है, पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं था टाकुटो को छोड़कर जाने का। इतने में ईस्ला टाकुटो को बोलती है, मास्टर
अब मैं आपका ख्याल रखूंगी। आगे हम टाकुटो को देखते हैं जो कि दोपहर के समय घोड़े बेचकर आराम से सो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर इसला आती है और वो उसे बोलती है, किंग आपको ऐसा नहीं सोना चाहिए, आप तो एक नंबर के आलसी हो। आपकी जनता बहुत मेहनत कर रही है, अगर आप ऐसे ही सोते रहोगे तो आपका किंगडम कोलैप्स कर जाएगा। और ना चाहते हुए भी नल्ले टाकुटो को वापस से उठना पड़ता है। और अब तो वहाँ पर ट्विंस भी आ चुकी थी। ट्विंस सबसे पहले इसला को पूरे किंगडम का दायरा करवाती है ताकि वो भी इस किंगडम में ढल सके। पर तभी टाकुटो के सामने अब वहाँ पर एमिली आती है और वो उसे अपने रिपोर्ट को दिखा देती है। और ये पहली बार था कि जब टाकुटो किसी से अकेले में बात कर रहा था, क्योंकि वो एक नंबर का इंट्रोवर्ट और फट्टू किस्म का आदमी था। और वहीं ट्विंस इसला को किंगडम का दायरा करवा रही थी और उसे भी ये किंगडम काफी ज्यादा पसंद आता है। लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते उनके सामने एमिली वहाँ पर आती है और वो अपना दुख लोगों को बताती है। वो उन्हें बोलती है, अरे नहीं, फिर से जिया हमारे रिसोर्सेज को तोड़ रहा है। लेकिन तभी इसला बोलती है, डरने की कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगी। और वहीं हम लोग जिया और कुछ सोचो को देखते हैं और जिया अपनी पावर को फ्लेक्स करने के चक्कर में हर एक चीज को तोड़े जा रहा था और अब उन लोगों के पास रिसोर्सेज की काफी ज्यादा कमी आ चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पर इसला आती है, देखो बच्चे, हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब जिया भी इस बात को समझ चुका था। आगे हम देखते हैं कि इसला को किंगडम मायोग्रा काफी ज्यादा पसंद आता है। रात के समय जब सभी लोग सो रहे थे तो अकेली इसला डिफेंस हीरो होने के तौर पर पेट्रोलिंग करना शुरू करती है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर रोने की आवाज आती है, जहाँ पर कि वो एक बार वापस से ट्विंस से मिलती है। कार्य उसे बताती है कि उन लोगों की मदर नहीं है, इसीलिए वो लोग हर रात काफी ज्यादा अकेला फील करते हैं। इसला उन लोगों के इमोशंस को समझती है और वो उन्हें बोलती है, आज से मैं तुम्हें मदर का प्यार दूंगी। और अब वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। अगले दिन इसला टाकुटो के पास जाती है और वो उसे बताती है कि उन लोगों को मायोग्रा किंगडम में एक स्कूल को बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के सभी बालक और बालिका एक नंबर के नल्ले हैं। और वो उसे पूछना शुरू करती है कि आखिरकार आटो इस वक्त क्या कर रही है। और वो लोग आटो के बारे में बातें करना शुरू करते हैं। सबसे पहले टाकुटो अपनी टेलीपैथी का यूज करके आटो के विजन को देखता है और जहाँ पर कि हम आटो को देखते हैं और जो भी मॉन्स्टर्स ड्रैगन डेथ पर अटैक रहे थे और आटो लोगों को अपने टेंटिकल्स की हेल्प से एक के बाद एक करके मारना पीटना शुरू करती है। एंटिक के तो ये देखकर पसीने ही छूट जाते हैं और वो बोलती है, अरे आप तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और वो आटो की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो वापस से अपने महल के अंदर जाती है। आटो को काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसने फाइनली किसी की तो हेल्प कर दी थी। और अब एंटिक ऐसा कहने के बाद अब वहाँ से निकल जाती है। आगे हम एंटिक को देखते हैं जो कि ट्विन से बातें करना शुरू करती है और यहाँ तक कि आटो का पावर लेवल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से कि अब ड्रैगन डन का डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। पर आटो अपने मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को सोचती है कि उसे कैसे भी करके टाकुटो के पास जाकर उसकी स्वॉर्ड प्लॉट को डेवलप करना है। आगे हम देखते हैं कि आटो और मॉल्टर आपस में बातें करना शुरू करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे अपने डिफेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। लेकिन तभी आटो को पेप्पे की कही गई बातें याद आती है। जब पेप्पे ने ऑटो को देखा था तो वो बोलना शुरू करता है, ओए ये तो एकदम ऑक्टोपस जैसी है। और इस बात को सुनकर वो थोड़ा बहुत एम्बैरेस फील करना शुरू करती है। आगे वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं क्योंकि धीरे धीरे करके उन लोगों पर काफी चीजें अटैक कर रही है। वो लोग बातें कर रहे थे लेकिन उसी बीच उन लोगों को किसी अजीब सी प्रेजेंस का फील होता है और वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे। इतने में ही एंटिक दौड़ते दौड़ते आटो के पास आती है और वो उन लोगों को बोलती है हिल जाइंट्स हम पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन तभी आटो से बोलती है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने खत्म कर लेगी। और अब मॉल्टर भी काफी ज्यादा सोच में पड़ चुका था और आटो अकेले ही उनसे भिड़ने के लिए वहाँ पर निकल चुकी थी। मॉल्टर अपने मन में सोचता है कि वो काफी ज्यादा बूढ़ा तो हो चुका है पर वो उसे कैसे भी करके अपने मैजिक का यूज करना होगा, इसीलिए वो सबसे पहले टाकुटो की दी हुई पावर का यूज करता है और उसकी इस पावर का नाम था पॉइजन मिस्ट। और वो अपनी पॉइजन मिस्ट उन लोगों पर अटैक कर देता है और वहीं हम देखते हैं कि आटो भी एक के बाद एक करके सभी लोगों को खत्म कर देती है। पर जब वो इस बार जायंट मॉन्स्टर को खत्म करती है तो अचानक से वहाँ पर थोड़े बहुत कॉइन्स ड्रॉप हो चुके थे। आटो और मॉल्टर दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या, क्योंकि ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है। इसीलिए वो लोग सीधा ही टाकुटो से टेलीपैथी के थ्रू बातें करना शुरू करते हैं और टाकुटो भी देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि किसी भी आरपीजी गेम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब टाकुटो अपनी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार अभी अभी हुआ क्या और मॉन्स्टर्स को पीटने के बदले में उन लोगों को कॉइन क्यों मिल रही है। लेकिन तभी टाकुटो को अपनी पुरानी बातें वापस से याद आती है। आगे ड्रैगन डन पर तकरीबन 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स अटैक करना शुरू कर लेते हैं, यहाँ तक कि ऑटो भी
इस चीज को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ हम सेंट सेलिना को देखते हैं जो कि उस विच की तलाश में भटकना शुरू करती है। वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अब वो लोग एक एबंडेंट विलेज में पहुंच चुके थे। जैसे ही वो लोग आगे पहुंचते अचानक से सेंट सेलिना के सभी सोल्जर एक झटके में ही खत्म हो चुके थे और वहाँ पर अब वो विच भी आ चुकी थी। वो सेंट सेलिना को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी और वो उसे बोलना शुरू करती है, सेलिना हमारी मुलाकात बहुत सालों के बाद हो रही है, क्या तुम मुझे देख के खुश नहीं हो? और वो विच एक नंबर की पागल थी, उसे तो कैसे भी करके सेंट सेलिना को मारना था क्योंकि पहले सेंट सेलिना उसे तकरीबन 17 बार खत्म कर चुकी थी, पर उसे अपनी पास्ट की मेमोरीज बिल्कुल भी कोई याद नहीं रहती। इसीलिए वो सेंट सेलिना को एक बार वापस से चुनौती दे देती है। अचानक से वो विच अपनी पावर का यूज करती है और बाकी के सभी सोल्जर एक बार वापस से रिवाइव हो चुके थे। वो सभी सोल्जर सेंट सेलिना पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंट सेलिना अपनी इन्फर्नो स्पेल का यूज करके उन सभी सोल्जर को मुक्ति दे देती है। और अब उसके बाद सेंट सेलिना अपने स्टाफ की हेल्प से उस विच को खत्म कर देती है और अब सेंट सेलिना ने उस विच को तकरीबन 8 बार खत्म कर लिया है। और वहीं हम देखते हैं कि टाकुटो और आटो आपस में बातें करना शुरू करते हैं। टाकुटो आटो को बताता है, मुझे लगता है कि 2 गेम मर्ज हो चुकी है, यानी कि इटर्नल नेशंस और ब्रेव क्वेस्ट, और ये 2 गेम बचपन से ही टाकुटो खेलता रहा है, यानी कि ऐसा समझो कि फ्री फायर और पबजी एकदम मिक्स हो चुकी है और अब फ्री फायर के प्लेयर्स पबजी में जा सकते हैं और पबजी के प्लेयर्स अब फ्री फायर में जा चुके हैं। और अब उन लोगों को समझ आ चुका है हर एक मॉन्स्टर की मौत के बाद उन लोगों को कॉइन क्यों मिल रही है, क्योंकि अब वो लोग एक आरपीजी गेम में कन्वर्ट हो चुकी है। और वहीं एक पहाड़ी पर हम डीमन किंग के 2 जनरल को देखते हैं। उनमें से एक का नाम फ्लेमिन है और एक का नाम आइस गोलम था और वो लोग डीमन किंग के जनरल है और वो लोग यहाँ पर ब्रेक क्वेस्ट नाम की गेम से यहाँ पर आए हैं और अब लोग कैसे भी करके डीमन किंग को खुश करना है। और डीमन किंग तब खुश होगा जब वो ड्रैगन को हरा देगी और जितने भी मॉन्स्टर इस बार ड्रैगन अटैक कर रहे हैं वो सभी के सभी उनके कब्जे में है। इतने में ही आइस गोलम बोलना शुरू करता है, लगता है मुझे ही वहाँ पर जाना होगा ताकि डीमन किंग मुझे खुशी में आकर रिवॉर्ड दे दे। उसके बाद आइस गोलम अपनी एक्स को आगे बढ़ाता है और सभी मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए बोल देता है और इतना कहने के बाद वो सबसे पहले एक जंप मारता है और अब वो फाइनली वहाँ पर आ चुका था। और जब वो वहाँ पर देखता है तो वो देखता है कि सभी के सभी सोल्जर्स खत्म हो चुके हैं, यानी कि वो ऑर्क मॉन्स्टर और जायंट हिल के मॉन्स्टर, और एक कमाल था मॉल्टर की पॉइजन मिस्ट का। लेकिन तभी आइस गोलम के पीछे वहाँ पर एक मेज भी आ चुका था और जो कि डीमन किंग आर्मी का ही एक हिस्सा था। लेकिन तभी आटो वहाँ पर आती है और अपने एक टेंटिकल से उस मेज को खत्म कर लेती है, लेकिन वो आइस गोलम अभी भी मॉल्टर की मिस्ट से इम्यून था, इसीलिए उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और जब वो आटो को अपने सामने देखता है तो वो उसे बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो, मैं तुम्हें खत्म कर लूंगा। लेकिन तभी आटो उसे कहती है, मैं वो हूँ जो तुम्हें खत्म करेगी। और ये देखकर तो वो आइस गोलम भी काफी ज्यादा डर चुका था और अब वो लोग आपस में बैटल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। और वहीं हम लोग बाकी और मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अभी भी ड्रैगन डन पर अटैक करे थे और ये देखकर एंटिक की एकदम फट चुकी थी। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर मॉल्टर आता है और वो उसे बोलता है, आप लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि हमारी टीम उन्हें खत्म कर लेगी। और अब एंटिक को भी थोड़ा बहुत दिलासा आ चुका था। वहीं हम देखते हैं कि आटो उसे भिड़ना शुरू कर देती है और आटो को तो वो आइस गोलम एक नंबर का तुच्छ प्राणी लग रहा था क्योंकि उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था। सबसे पहले आटो हॉली स्वॉर्ड को निकालती है और वो उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। जैसे वो उसकी बॉडी को खत्म करती है अचानक से वहाँ पर बहुत सारे वुल्व्स वहाँ पर आ चुके थे और उसे मारने के बाद भी आटो को सैम वही गोल्ड के सिक्के दिखते हैं और वो टाकुटो को इस बारे में अपने टेलीपैथी के थ्रू बता देती है। और अब आटो उस आइस गोलम का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वो आइस गोलम अब काफी गुस्से में आ चुका था, इसीलिए वो सबसे पहले अपनी रेज का यूज करता है और अब वो विकसित हो चुका था। वो अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज आटो पर कर देता है, पर आटो को लगता है कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तभी जब वो अपने पैरों को देखती है तो उसे एहसास होता है कि उसने तो सच में उसके पैरों को जमा लिया है और वो अपने एक अटैक का यूज करके आटो को घायल कर देता है। और ये पहली बार था कि जब आटो की बॉडी से किसी ने ब्लड निकाला हो। और अब आटो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, इसीलिए वो अपने सभी के सभी टेंटिकल्स को उसके अंदर डाल देती है, जिसे मारने के बाद अब उसे फाइनली थोड़े बहुत गोल्ड के सिक्के मिल चुके थे। अचानक से वहाँ पर सिस्टम अनाउंस करता है, आटो क्या तुम्हें इसकी पावर चाहिए?
और आटो भी हाँ में जवाब देती है और जिस पर भी ये अटैक आटो करेगी उस पर ये अटैक 100% लगेगा ही लगेगा। इसीलिए आटो को ये एबिलिटी काफी ज्यादा पसंद आती है। वो अपनी इस रिपोर्ट को टाकुटो को दे देती है, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन अचानक से बदल जाते हैं जब वो इस बारे में सुनती है कि डीमन किंग के जनरल ने मायोग्रा पर अटैक कर दिया है। दौड़ते दौड़ते एक डार्क एल्फ टाकुटो के पास आता है और वो उसे बताता है कि उसके किंगडम पर कुछ डीमन लोगों ने अटैक कर दिया है, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि टाकुटो को अपने किंगडम के बारे में हर एक चीज के बारे में पता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर ईस्ला भी थे और वहाँ पर बाकी ट्विंस भी थे। आगे वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे डीमंस को खत्म करेंगे। यहाँ तक कि ट्विंस तो डीमन के नाम सुनकर ही काफी ज्यादा घबरा चुके थे, लेकिन टाकुटो ने बताता है कि उनके किंगडम की फोर्सेज काफी ज्यादा ओपी है, इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इतने में ईस्ला और टाकुटो आपस में बातें करना शुरू करते हैं। इतने में ही ईस्ला बोलती है, मास्टर कहीं ऐसा तो नहीं वो डीमन लॉर्ड भी आपकी तरह इसेकाई होकर यहाँ पर आया हो? पर टाकुटो ऐसा मानने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि पहले वो विच भी ऐसी आई थी, पर भले ही वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो उसे सेंट ने खत्म कर दिया था, इसीलिए वो इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। पर टाकुटो का मानना यह था कि उन्हें कैसे भी करके डीमन किंग को खत्म करना होगा, क्योंकि डीमन किंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन है कि उसे कैसे भी करके किंगडम मायोग्रा को खत्म करना है, क्योंकि वो द कर्स लैंड है। टाकुटो और बाकी लोग आपस में प्लान बनाते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे डीमन को खत्म करेंगे। सबसे पहले टाकुटो कुछ यूनिट्स को बनाता है, जिसमें से कि पहले यूनिट में ईस्ला शामिल है, दूसरे में जिया शामिल है और तीसरे में कुछ लार्वा और डॉक्टर प्रोस शामिल है। टाकुटो को अपनी आर्मी पर फुल भरोसा था कि वो एक एक करके हर एक डीमन को और हर एक और को खत्म कर लेगी। आगे ईस्ला आगे बढ़ना शुरू करती है। वो फाइनली चेक पॉइंट तक पहुंच चुकी थी और जो कोई भी लार्वा होते हैं ये भी ईस्ला के ही कुछ बच्चे होते हैं और ये लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। सबसे पहले वो लोग एक स्ट्रेटजी को बनाते हैं कि आखिरकार वो लोग डीमन और ऑर्क को खत्म कैसे करेगी। और अब साथ ही साथ में डार्क एल्व्स भी काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुके थे। एमिली सबसे पहले टेलीपैथी के थ्रू टाकुटो से बातें करना शुरू करती है और टाकुटो लोगों को बताता है कि आखिरकार वो लोग कैसे बाकी लोगों को खत्म करने वाले हैं। हम देखते हैं कि अब कुछ डीमन और ऑर्क उन लोगों के देश पर अटैक कर देते हैं, पर टाकुटो तो एकदम चिल मारा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके किंगडम में एक हीरो है, इसीलिए सभी लोग सेफ रहेंगे। और यहाँ तक कि उन लोगों की कंट्री पर कुछ डीमन लॉर्ड के जनरल ने भी अटैक कर दिया है। टाकुटो ईस्ला को ऑर्डर देता है कि उन लोगों को अलग अलग रहकर फाइट करनी होगी, क्योंकि वो डीमंस काफी ज्यादा शक्तिशाली है। और अब टाकुटो भी अपने प्लेस को ले लेता है और अब ईस्ला भी फाइनली उस जगह जा चुकी थी और बाकी के लार्वास भी अब टाकुटो की बात मानना शुरू करते हैं। वो लोग अब कैसे भी करके उन डीमंस को खत्म करने वाले हैं और अब तो वो सभी लार्वा भी पूरे किंगडम में कहीं तहस नहस हो चुकी है। उनका बस एक ही मकसद है कि उन लोगों को कैसे भी करके अपने मालिक यानी कि टाकुटो को सर्व करना है। और वहीं हम लोग जंगल के दूसरे कोने में डीमन किंग की आर्मी को देखते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि फ्लेवन के ही चंटर पंटर गैंग थे। वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग कैसे भी करके टाकुटो के कैसल को पकड़कर उसे आग जला ले। वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा ऑर्क मॉन्स्टर दिखाई देता है, लेकिन वो देखने में काफी ज्यादा भद्दा था, क्योंकि उसके अंदर ईस्ला के लार्वा जो थे वो एक के बाद एक करके उस पर फटना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके अपनी जान को बचा लेते हैं, लेकिन तभी ईस्ला बहुत ही क्रीपी वे में पेड़ से नीचे आना शुरू करती है और वो उन्हें बोलती है, तो वो तुम ही हो जिसने हम पर अटैक किया। और अब वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ पर डीमन किंग का एक जनरल वहाँ पर आ चुका था जिसका नाम की फ्लेमिन था और वो ईस्ला से बातें करना शुरू करता है। कहीं ना कहीं उसे पता चुका था कि जो ईस्ला है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, पर वो फिर भी पीछे नहीं हटता और ईस्ला पर एक के बाद एक करके फायरबॉल मारना शुरू करता है, लेकिन ईस्ला बड़ी आराम से उसे डॉज कर लेती है। और वही हम टाकुटो को देखती है जो कि अपने किंगडम पर हो रही डिस्ट्रक्शन को दूर से देख रहा था, एकदम क्लैश ऑफ क्लैन जैसा। बस उसने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है और वो वेट कर रहा है कि आखिरकार वो लोग डीमन जनरल्स और बाकी लोगों को कब खत्म करेंगे। और वहीं हम लोग फ्लेमिन को देखते हैं जिसने कि ईस्ला पर चार्ज कर दिया है। उसके पास अग्नि शक्ति की पावर है। फ्लेमिन अपने मन के अंदर बोलता है, अग्नि शक्ति देगी मुक्ति, और वो उस पर अटैक कर देता है। ईस्ला भी काफी ज्यादा ओपी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ईस्ला अपने लार्वा से उस पर अटैक कर देती है, पर फ्लेमिन के पास भी काफी ओपी सी पावर थी, इसीलिए वो उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। और ईस्ला तो एक टाइम पर ही फ्लेमिन से भी और बाकी और मॉन्स्टर से भी लड़ना शुरू कर देती है और अब फ्लेमिन के पास
कोई भी पावर नहीं बचती, इसीलिए वो उसकी माइंड वॉश करने को सोचता है। वो उसे बोलता है, अरे टाकुटो तुमसे भी नल्ला है, उसके पास कोई भी पावर नहीं है, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, हमारे साथ जुड़ जाओ। जिस बात को सुनकर कि ईस्ला अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और वो उस पर अटैक कर देती है। और अब तो फ्लेमिन भी काफी ज्यादा विकसित हो चुका था। वो अपने मेगा फायरबॉल का यूज करके ईस्ला पर मार देता है, लेकिन तभी ईस्ला ककून में शिफ्ट हो जाती है और वो उसे अपने बैरियर के तौर पर यूज करती है। और फ्लेमिन अभी भी नहीं रुकता, वो ईस्ला पर फायरबॉल जुत्सु का यूज करता है, लेकिन तभी ईस्ला काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और वो अपने एक हाथ से उसे बीच में से ही काट डालती है। और अपने आखिरी पलों में फ्लेमिन को डीमन किंग की याद आती है, लेकिन तभी सिस्टम की ओर से एक नोटिफिकेशन आती है और अब ईस्ला टाकुटो से बातें नहीं कर पाती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वहाँ पर ईस्ला के लार्वास और अब वहाँ पर ट्विंस भी आ चुके थे। और ट्विंस तो फ्लेमिन की बॉडी को देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे। अचानक से फ्लेमिन की मरी हुई बॉडी मुस्कुराना शुरू कर देती है और वहीं टाकुटो इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वहीं हम देखते हैं कि ट्विंस की हालत भी ये देखकर बहुत बुरी हो चुकी थी। उन्हें बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार उन्हें इस वक्त करना क्या चाहिए। इतने में हम देखते हैं कि फ्लेमिन एक बार वापस से हंसना शुरू करता है। इतने में ही ईस्ला अपने मैजिक को एक्टिवेट करके ट्विंस को प्रोडक्शन देने की कोशिश करती है और टाकुटो तक भी एक मैसेज आ चुका था। और अब ना ही तो वो लोग अपने विजन को शेयर कर पा रहे थे और ना ही तो किसी नोटिफिकेशन को, और जिस बात को देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे। इतने में हम देखते हैं कि जो भी ईस्ला के लार्वा होते हैं वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि ईस्ला भी उस चीज की प्रेजेंस को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए वो जल्दी से ट्विंस के पास जाती है ताकि वो उसे वापस से मायोग्रा वापस ले पाए। वो अपने परों को निकालती है और ट्विंस को लेकर वहाँ से उड़ना शुरू करती है, लेकिन जब वो अपने सामने देखती है तो वहाँ पर तो वही फ्लेमिन की बॉडी रखी हुई थी। बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि वो तो बस गोल गोल बस ट्रैवल करते जा रहे थे, यानी कि उन लोगों पर किसी ने ट्रैप मैजिक की एबिलिटी का यूज कर दिया है। ईस्ला काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, इसलिए वो फ्लेमिन पर अपने साइथर विंग से अटैक करना शुरू करती है, पर उस पर इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि फ्लेमिन के बाहर एक अजीब सा बैरियर अटैच हो चुका था और अब ना ही तो ईस्ला के अटैक उस तक पहुँच पा रहे थे। फ्लेमिन जोर जोर से हंसना शुरू करता है और टाकुटो बेचारा कुछ भी देख नहीं पाता। उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार उसके किंगडम में अभी अभी हो क्या रहा है, पर कहीं ना कहीं उसे एहसास हो चुका था कि कुछ तो गलत होने वाला है। हम देखते हैं कि ईस्ला काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो ट्विंस ईस्ला से बातें करना शुरू करती है और अब तो वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके थे और अब वो लोग यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। ईस्ला एक बार वापस से फ्लेमिन की बॉडी को मारना शुरू करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन सभी के चारों ओर एक अजीब सा रेड ऑरा घिर चुका था, जिससे कि वो सभी लोग अब पैरालाइज्ड हो चुके थे। उनकी बॉडी अब उनके कंट्रोल में नहीं रहती, इसलिए ट्विंस फ्लेमिन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ईस्ला ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो अपनी फुल पावर का यूज करती है ताकि वो ट्विंस को रोक सके, पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती क्योंकि वो रेड ऑरा काफी ज्यादा ओपी था। वो ट्विंस आगे आगे बढ़ना शुरू करती है और ईस्ला बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती। वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करती है उन ट्विंस को बचाने के लिए, पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती। यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी अब शैटर होना भी शुरू हो चुकी थी, पर फिर भी उससे कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि फ्लेमिन उसकी तारीफ भी करता है कि ईस्ला के पास काफी पावर है, पर फ्लेमिन जोर जोर से बोलना शुरू करता है। वो टाकुटो को भी पहचानता था। वो बोलना शुरू करता है, टाकुटो ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। और टाकुटो भी इस बात को देखकर काफी ज्यादा डर चुका था। इतने में हम देखते हैं कि फ्लेमिन अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेगा एक्सप्लोजन वहाँ पर कर देता है। हम कार्या और मारिया की पास्ट की मेमोरी को देखते हैं, जबकि वो लोग रात के समय एक ट्री पर बैठे हुए थे और चांद को देख रहे थे। उन लोगों की मदर पहले ही मर चुकी थी और इसीलिए उन लोगों ने ईस्ला को ही अपनी नई मदर के रूप में मान लिया था और अब वो काफी ज्यादा खुश होने लगी थी। और अब हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं। कार्या और मारिया जैसी अपनी आंखें खोलते हैं, अचानक से उन लोगों के फेस पर कुछ अजीब सी ब्लड की बूंदें गिरती है और ये किसी और की नहीं बल्कि ईस्ला की थी। ईस्ला ने उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और जिस बात को देखकर अब वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि अब ईस्ला उन्हें बोलना शुरू करती है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं मरने वाली हूँ। यहाँ तक कि टाकुटो को भी इस बारे में अब पता चुका था, पर जाते जाते ईस्ला उन दोनों को कुछ गिफ्ट देने का डिसाइड करती है। सबसे पहले वो उनसे बातचीत करना शुरू करती है। यहाँ तक कि कार्या और मारिया को इन चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता।
सबसे पहले ईस्ला अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और अपने उसी हाथ से अपनी बॉडी के दिल को निकाल देती है और अब वो उन्हें बोलती है, देखो तुम इसे खा लो, इससे तुम्हें मेरी पावर मिल जाएगी। और अब वो लोग काफी ज्यादा डर चुके थे और ईस्ला ने उस वक्त रॉयल सक्सेशन पावर का यूज किया था ताकि उसकी पावर आगे जाकर ट्विंस को मिल पाए। और अब ट्विंस के पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए ना चाहते हुए भी उन लोगों को ईस्ला के हर्ट को खाना ही पड़ता है। और अब वो लोग काफी ज्यादा रिग्रेट में आ चुके थे। वो लोग अपने मन में सोचना शुरू करते हैं, लगता है भगवान ने हमें कभी भी खुशियाँ दी ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ हम आर्टो और एल्गर को देखते हैं जो कि लगातार बस गॉब्लिन से भिड़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी लड़ते वक्त आर्टो को एहसास होता है कि कहीं ईस्ला गायब हो चुकी है। तब जाकर उसे पता चलता है कि जो ईस्ला है अब वो इस वर्ल्ड में नहीं रही। पर तभी टाकुटो आर्टो से कांटेक्ट करता है और उसे इस बारे में बता देता है और जो कुछ भी वहाँ हुआ उस बारे में भी आर्टो को बता देता है। और अब वो लोग इस बात को सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो चुके थे। इतने में ही आर्टो टाकुटो को बोलती है, अरे नहीं, मुझे वापस से मायोग्रा आना पड़ेगा। लेकिन टाकुटो उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है और वो उसे बोलता है, नहीं, ट्विंस सब कुछ संभाल लेगी। पर आर्टो को लगता है कि ट्विंस के पास तो बिल्कुल भी कोई पावर नहीं है और आखिरकार वो लोग डीमन जनरल को अकेले कैसे खत्म करने वाले हैं। लेकिन टाकुटो उन्हें ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और अब वो लोग भी मान जाते हैं। और वहीं हम लोग उन्हें ट्विंस को देखते हैं। अब वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, इसीलिए वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द डीमन जनरल को खत्म कर पाए। यहाँ तक कि आर्टो भी इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। और अब टाकुटो भी फैसला करता है कि अब वो अपने इस किंगडम को बहुत सीरियस होकर चलाएगा। एमिली और जिया टाकुटो के पास आते हैं ताकि वो उसे अपने किंगडम के बारे में बता सके। लेकिन टाकुटो अब काफी ज्यादा दुखी हो चुका था, इसीलिए वो उन्हें बोलता है, अब जो कुछ भी होगा मेरी मर्जी के मुताबिक ही होगा। आगे हम उन्हें ट्विंस को देखते हैं। अब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, यहाँ तक कि अब उन लोगों के पास शारिंगान भी आ चुका था। वो जाते जाते साउथ में लेडी विंड तक पहुंच चुके थे जो कि डीमन जनरल में से एक है। सबसे पहले वहाँ पर मारिया आती है और अपनी शारिंगान की एबिलिटी की हेल्प से हर एक डीमन को वहाँ पर जलाना शुरू करती है। यहाँ तक कि लेडी विंड भी उसकी इस पावर को देखकर काफी शॉक्ड हो चुकी थी। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार इस लड़की की असली पावर क्या है। पर मारिया रुकती नहीं और उन पर शारिंगान का यूज करना शुरू करती है और ऐसा करते करते वो अंत में जाकर फाइनली अब लेडी विंड को भी खत्म कर लेती है। और वहीं हम लोग मारिया को देखती है जो कि काफी ज्यादा खुश थी और वो खुशी खुशी में हर एक दुश्मन की छुट्टी करना शुरू करती है। अचानक से वहाँ पर एक अजीब सा डॉक्टर ऑक्टोपस वहाँ पर आता है, लेकिन तभी मारिया हवा को खा जाती है और जिसकी वजह से कि बाकी लोग भी मर चुके थे। और ये पावर तो भाई काफी ज्यादा ऑसम थी। सिस्टम अनाउंस करता है कि अब उन ट्विंस के पास रॉयल सक्सेशन की पावर आ चुकी है और वो इस वर्ल्ड के लिए 3rd डिग्री थ्रेट बन चुके हैं। यहाँ तक कि अब उन लोगों को एक कमाल का निकनेम भी मिल चुका है जो कि है विचेस ऑफ रिग्रेट। और अब वो दोनों ट्विंस डीमन लॉर्ड नेरो की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं क्योंकि उन लोगों को किसी भी हालत में अपनी मॉम की मौत का बदला लेना था। वो लोग उसकी ओर आगे बढ़ते हैं और वो भी उन ट्विंस को अपनी ओर आगे बढ़ता हुआ देख लेता है। कहीं ना कहीं उसे भी एहसास हो चुका था कि जो भी दोनों ट्विंस है इन लोगों के पास काफी ओपी सी पावर है। पर अब उन दोनों ट्विंस का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी मॉम की मौत का बदला उन लोगों से लेना था। वो लोग उसकी ओर आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि अब वो ट्विंस अपनी आंखों से शारिंगान को एक्टिवेट भी कर देता है। लेकिन उसी वक्त वो डीमन लॉर्ड अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर को वहाँ पर क्रिएट कर देता है। दरअसल डीमन लॉर्ड ने पहले ही गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट को बना लिया था, इसीलिए वो उन ट्विंस से पूछना शुरू करता है, क्या तुम्हें गॉड पर विश्वास है? लेकिन वो ट्विंस उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते। वो उसे बोलते हैं, इस दुनिया में गॉड जैसा कुछ भी होता नहीं है। हम देखते हैं कि वो ट्विंस अपनी शारिंगान का पावर सीधा ही उसके बैरियर पर कर देते हैं, जिससे कि वो पूरा का पूरा बैरियर एकदम टूटकर चकनाचूर हो चुका था। यहाँ तक कि अब डीमन लॉर्ड को भी लग चुका था कि उसे कैसे भी करके इन दोनों ट्विंस को खत्म करना होगा, वरना ये ट्विंस ही उसकी जान को ले लेगी। आगे अब वो अपनी पावर का यूज कहीं ना कहीं उन लोगों पर कर लेता है, लेकिन अब वो उसकी बातें सुनना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वो उन लोगों को बोलता है, ये कोई RPG गेम नहीं है, इसीलिए मुझे अपने रूल से खेलना होगा। हम देखते हैं कि अब डीमन लॉर्ड अपनी सबसे फाइनल फॉर्म में अब वहाँ पर आ चुका था और अब वो एक बहुत ही ओपी और पावरफुल से मॉन्स्टर में तब्दील हो चुका था। वो अपने चारों ओर नेगेटिव ऑरा को समन करवा देता है और ट्विंस पर स्वॉर्ड मारना शुरू कर लेता है। लेकिन उन ट्विंस को जिससे कि कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अब वो ट्विंस काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके थे। यहाँ तक कि मारिया और कार्या दोनों ही पागलों के जैसे हंसना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि वो तो स्वॉर्ड को
डीअटैच कर देते हैं और अपने से दूर कहीं दूर फेंक लेते हैं। यहाँ तक इतना ही काफी नहीं था, वो उस बड़े से फाइनल बॉस पर अपनी रॉटन एबिलिटी का यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से कि अब कहीं ना कहीं उस मॉन्स्टर की बॉडी एकदम जलना शुरू हो चुकी थी। अब वो डीमन लॉर्ड भी उनकी एबिलिटी से बिल्कुल बच नहीं पाता, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए गॉड से सीधा ही ललकार को लगा देता है। लेकिन मारिया और कार्या यहीं पर रुकती, वो अपनी स्वॉर्ड को सीधा ही उठा देती है और उसकी ओर चार्ज करने लग जाती है ताकि वो डीमन लॉर्ड को खत्म कर सके और अपनी मॉम यानी कि ईस्ला की मौत का बदला ले सके। वो लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और फाइनली अब उसकी बॉडी को काफी इंजर्ड करवा देते हैं, जिससे कि अब डीमन लॉर्ड भी काफी जख्मी हो चुका था। डीमन लॉर्ड को समझ में नहीं आता कि आखिरकार कोई पावरफुल ह्यूमन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ और सिर्फ इस वर्ल्ड का हीरो ही मार सकता है। और यहाँ तक कि अभी तक इस वर्ल्ड में वो हीरो समन ही नहीं हुआ जो किसे खत्म करने वाला है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही ट्विंस उसकी बॉडी पर अटैक करना शुरू कर लेती है, जिसकी वजह से कि कहीं ना कहीं उसकी बॉडी एकदम डिस्ट्रॉय होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड से मदद मांगता है और गॉड भी उसकी मदद करने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। गॉड उस पर डिवाइन पावर का यूज कर देते हैं, जिससे कि अब उसकी पूरी की पूरी बॉडी एकदम हील होकर वापस रिकवर हो चुकी थी। उस पावर से अब उसके स्टैट्स को थोड़ा बहुत बफ भी मिल चुका था और अब वो दोनों ट्विंस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई उसके शरीर को बीच में से ही चीर कर रख देता है और अचानक से वहाँ पर एक स्कूल यूनिफॉर्म पहना लड़का अब वहाँ पर समन हो चुका था। और जब वो ट्विंस उस बच्चे को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, क्योंकि उसने उन लोगों के शिकार को वहाँ पर खत्म कर लिया था और जिससे कि उन लोगों का रिवेंज भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। इसीलिए वो उसे चुनौती देते हैं और वो उस लड़के को पूछना शुरू करते हैं, आखिरकार तू कौन है और तूने हमसे हमारे शिकार को क्यों छीना। लेकिन वो लड़का काफी ज्यादा चिल था। वो बोलता है, अरे मुझे माफ करना, बस मैंने दो क्यूट लड़कियों को किसी मॉन्स्टर से लड़ते हुए देख लिया, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर समन हो गया। पर वो उन्हें ये भी बताता है कि उसका बिल्कुल मकसद नहीं है उन लोगों से लड़ने का, क्योंकि उसकी पावर लेवल काफी ज्यादा ओपी है और वो लड़कियां उसके सामने 2 सेकंड भी टिक नहीं पाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कार्या और मारिया उसकी बातों को सुनकर ही काफी गुस्से में आ चुकी थी, क्योंकि अब वो उसे कभी भी माफ नहीं करने वाली, क्योंकि उसी वजह से वो लोग अपनी मॉम के रिवेंज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वो लोग हवा में जंप कर लेती है ताकि वो उसे खत्म कर पाए। लेकिन ठीक समय पर अब वहाँ पर आटो अब वहाँ पर आ चुकी थी, जो कि और मारिया पर अपनी एबिलिटी का यूज करके उन लोगों को फ्रीज कर देती है। वो लोगों को बोलती है, चुपचाप अपनी जगह पर रहो। लेकिन कार्या और मारिया अब काफी ज्यादा गुस्से में थी और यहाँ तक कि वो लोग तो आटो की बात को भी बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आटो कार्या और मारिया को बोलना शुरू करती है, ये खुद टाकुटो का ऑर्डर है, तुम्हें आगे कुछ भी करना नहीं होगा, तुम लोगों ने अपने रिवेंज को कंप्लीट कर लिया है, अब वापस मैं योगरा चलो। लेकिन वो लोग उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि उन लोगों को कैसे भी करके उस बच्चे को खत्म करना था। उन लोगों का भी एक ही मकसद था कि उन लोगों को इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को खत्म करना होगा। लेकिन कार्या और मारिया उसकी बातों को भी नहीं मानते और यहाँ तक कि वो लोग टाकुटो के ऑर्डर को मानने से भी साफ सीधा मना कर देते हैं, जिससे कि अब आटो भी काफी ज्यादा ही गुस्से में आ चुकी थी। वो लोगों को बोलना शुरू करती है, याद करो जो कोई भी टाकुटो के ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा मैं उसे खत्म कर लूंगी। कार्या मारिया उसे कहती है, हमें टाकुटो ने कहा था कि अब हमारे पास फ्रीडम है, इसीलिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि वो लोग तो आटो से लड़ने के लिए भी एकदम रेडी हो चुकी थी। लेकिन तभी उन लोगों को टाकुटो की कही गई बातें याद आती है। उसने उसे कहा था, कार्या मारिया जो कोई भी तुम एक्शन लो ये ध्यान रखना उसे तुम्हारी मदद यानी कि ईस्ला को खुशी होनी चाहिए। और जब ट्विंस को टाकुटो की इस बात की याद आती है तो वो लोग अपने वेपन्स को नीचे फेंक लेती है और अब कहीं ना कहीं उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। लेकिन तभी वो लड़का भी बोलता है, सॉरी मुझे माफ करना तुम्हारी फाइट को इंटरप्ट करने के लिए, अब मैं निकलता हूँ। और अब इतना कहने के बाद अब वो वहाँ से निकल जाता है। कार्या मारिया आटो से कहती है, आटो क्या हम लोगों की मॉम वापस आ सकती है? अफसोस ये पॉसिबल नहीं है। और अब इस बात को सुनकर उन लोगों को काफी ज्यादा रोना आ जाता है, इसीलिए वो लोग वापस से मयोग्रा निकल चुके थे। और वही हम लोग टाकुटो को देखते हैं जैसे कि अपने ऊपर अब काफी ज्यादा सेल्फ डाउट आना शुरू हो चुका था, क्योंकि उसकी वजह से ही ईस्ला की मौत हुई है और यहाँ तक कि उसकी वजह से ही कार्या और मारिया को इतना दुख सहना पड़ा है। वो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचना शुरू करता है और उसे याद आता है ये कोई फाइटिंग गेम नहीं थी बल्कि स्ट्रेटेजी गेम थी। यहाँ तक कि अब तो सभी
के सभी लोग अपने रूल्स और बाकी की चीजें खुद भी बना सकते हैं। हम देखते हैं कि टाकुटो को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, लेकिन तभी हम वापस उसी बच्चे को देखते हैं। वो गॉड से बोलना शुरू करता है, अरे गॉड तुमने मुझे आखिरकार इसेकाई क्यों कर लिया? मैं तो अपने वर्ल्ड में ही खुश था और आखिरकार तुमने मुझे उन 2 डरावनी एल्फ के पास क्यों भेजा था? लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वहाँ पर उसकी क्यूट सी असिस्टेंट अब वहाँ पर आ चुकी थी और ये बच्चा भी यहाँ पर सैम टाकुटो के जैसा इसेकाई होकर यहाँ पर आया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे वहाँ पर एक जायंट गॉब्लिन अब वहाँ पर आ चुका था, लेकिन वो 1 सेकंड के अंदर ही उस पूरे के पूरे मॉन्स्टर को खत्म कर लेता है। और वहीं हम आर्किनो यानी कि उस विच और सेंट की 90th लड़ाई को देखते हैं और इस बार आर्किनो फाइनली सेंट को खत्म कर लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाकुटो को भी अब इस बात का एहसास हो चुका था कि ये गेम अब काफी हद तक बदल चुकी है, इसीलिए उसे भी कैसे भी करके पावरफुल बनना होगा। और अब टाकिरो काफी गुस्से में आ चुका था, इसीलिए वो गुस्से में ही फ्लोर को जोरदार पंच मार देता है, जिसकी वजह से कि वो पूरा का पूरा घर एकदम टूटकर नीचे बिखर चुका था। हम देखते हैं कि अब टाकिरो नीचे आ चुका था। उसे कहीं ना कहीं लगता है कि अब उसकी स्ट्रेंथ और बाकी चीजें काफी ज्यादा एनहांस हो चुकी है, इसीलिए वो अपनी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए सबसे पहले एक पेड़ के पास जाता है और वहाँ पर वो उससे मुक्का मारना शुरू कर देता है। टाकिरो को बाद में जाकर पता चलता है कि सच में ही उसके पास काफी स्ट्रेंथ आ चुकी है, क्योंकि जैसे ही वो ट्री को मुक्का मारता है वो ट्री 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। हम देखते हैं कि अब आटो और बाकी के ट्विंस भी अब वहाँ पर वापस से अपने मिशन से वापस लौट चुके थे। वो सभी लोग थ्रोन रूम में जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग अपनी मीटिंग को वापस से कंटिन्यू करते हैं। आटो टाकुटो को बोलती है, आपको कैसे भी करके इन लोगों को कुछ न कुछ सजा देनी होगी, लेकिन टाकुटो ने बिना कुछ सजा दिए ही वहाँ से छोड़ लेता है। और जब आटो को इसके बारे में पता चलता है तो अब वो काफी गुस्से में आ चुकी थी। वो टाकुटो को बोलना शुरू करती है, अगर आपने लोगों को ऐसे जाने दिया तो कोई भी आपकी बातें नहीं मानेगा। हम देखते हैं कि अब कहीं ना कहीं टाकुटो भी अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि उसे लगता था कि इसला की मौत और बाकी जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ और सिर्फ उसी से हुआ है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कोई भी राइट डिसीजन को नहीं लिया। और अब टाकिरो के चारों ओर एक ईविल आरा वहाँ पर समन हो चुका था। हम देखते हैं कि टाकिरो सबसे पहले कुछ गन्स को अब वहाँ पर समन करवा देता है। वो सभी लोगों को बोलता है, मैं वापस से इसला को रिवाइव करके रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए वर्ड एसेंशन भी ढूंढना पड़े। और जब आटो इस बात को सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि वर्ड एसेंशन एक काफी ज्यादा रेयर आइटम होती है और अगर गलती से भी टाकुटो ने इस चीज को खरीद लिया या फिर उसे वो मिल भी गई तो पूरा का पूरा वर्ड उसे मारने के लिए मयोग्रा में वहाँ पर आ जाएगा। इसलिए आटो उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है। लेकिन टाकुटो ने अब ऐसा करने के लिए अपना मन बना लिया था। वो वहाँ पर फिर से कुछ गन्स को समन कर देता है और बोलता है, जो कोई भी अब हमारे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर लूंगा। रात के समय हम देखते हैं कि टाकिरो अकेला ही थ्रोन रूम में बैठ कर कुछ मीटिंग करा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी के डार्क एल्व्स बाहर जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग इसला के लिए एक टॉम को बनाकर प्रे करना शुरू कर लेते हैं। और अब कहीं ना कहीं लोगों को भी टाकुटो पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। उन लोगों को लगता है कि अब टाकुटो ने अपने दिमाग को खो लिया है। लेकिन तभी वहाँ पर कारिया और मारिया वहाँ पर आ चुकी थी और वो बाकी डार्क एल्फ को समझाती है कि जो कुछ भी टाकुटो करेगा वो हमारे लिए ही करेगा। और वहीं हम देखते हैं कि अब टाकिरो भी इस पूरी की पूरी चीज को दूर से देख रहा था। अगली सुबह आटो वापस से थ्रोन रूम में जाती है, जहाँ पर कि वो देखती है कि जो टाकुटो है वो तो काफी ज्यादा डिप्रेशन में है और 2 ट्विंस उसे वहाँ पर संभाल रही थी। टाकुटो को लगता है कि कल उसने इमोशंस में आकर कुछ ज्यादा ही कह लिया था, इसीलिए वो सबसे माफी मांगता है और बोलता है, मैं जो कुछ भी करूँगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही करूँगा, क्योंकि मैं इटर्नल नेशन का एक प्रो प्लेयर हूँ।